पिछली बार वह अजीब साधु। आप किसी के बारे में कैसे बात करते हैं? वह मेरा गुरु है, आपको उसे मास्टर गु कहकर संबोधित करना चाहिए। दाओहुआ ने नाखुश होकर जियो येयांग की बातें काट दी। जियो येयांग चुप हो गया, यह सोचते हुए कि उसने अजीब साधु शब्द उससे लिया है, लेकिन उसे जाने दिया, वह उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। पिछली बार मास्टर गु ने मेरे लिए एक मार्शल आर्ट मैनुअल भी छोड़ा था। अब जब मैं यहाँ हूँ, तो मुझे ऊपर जाना चाहिए और अपना सम्मान देना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। दाओहुआ मुस्कुराए और सिर हिलाया, कम से कम आप कुछ शिष्टाचार समझते हैं। चलो, मेरे पीछे पहाड़ तक चलो। यह कहकर उसने मोर्चा संभाला और आगे चल दी। दाओहुआ मंदिर। क्योंकि दादी गू को फूल पसंद थे, गू जियान ने आंगन में फूलों का बगीचा लगाया था। कुछ दिन पहले दाओहुआ ने जियाओलियू को फूलों के बीज का एक बैच लाया था। इस समय बूढ़ी मैडम यान और दादी गू कटाई और रोपण में व्यस्त थीं। जब दाओहुआ जियो येयान को आंगन में ले गया, तो दोनों बूढ़ी औरतें अभी भी बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। टकराना। रसोई के दरवाजे के सामने गू जियान, जो दवा तैयार कर रहा था, ने जियो येयान को देखा और बहुत चौंक गया। उसके हाथ में दवा का कटोरा स्थिर नहीं रहा और जमीन पर गिर गया। मालिक। दाओहुआ जल्दी से वहां गया, उसने देखा कि गू जियान के हाथ का पिछला हिस्सा जलकर लाल हो गया था और तुरंत उसे धोने के लिए थोड़ा ठंडा पानी निकाला। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ दवा लगाने की जरूरत है? उस पल में गू जियान को होश आ गया था, उसने अपना सिर हिलाया, आपका गुरु ठीक है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने समझाया, अभी अभी मेरा हाथ कांपा और मैंने दवा का कटोरा तोड़ दिया। दाओहुआ ने एक और करछुल से पानी निकाला, यह सिर्फ एक टूटा हुआ कटोरा है, मैं बाद में दवा तैयार करूंगा। गू जियान ने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया, उसकी नजर कभी कभी जियो येयांग की ओर चली जाती थी। आंगन में जियो येयांग ने दाओहुआ का पीछा करने का इरादा किया था, लेकिन किसने सोचा होगा, शोर सुनकर दादी गू ने अपना सिर घुमाया, जियो येयांग को देखा और तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आखिरकार बूढ़ी मैडम यान की उम्र अधिक थी और वह उस महिला की मदद नहीं कर सकती थी। यह देखकर जियो येयांग को आगे बढ़ना पड़ा और दादी गू की मदद करनी पड़ी। दादी, क्या आपने खुद को चोट पहुंचाई? क्या सब कुछ ठीक है? हालांकि ग्रैनी गू ने खुद को बार बार चेतावनी दी कि वो कोई अजीबता न दिखाए, जियो येयांग की चिंतित आवाज से छूकर उसकी आंखें अनायास ही नम हो गईं। अपनी भावनाओं को दिखाने से बचने के लिए उसने बस अपना सिर नीचे किया और उसे थोड़ा हिलाया। जियो येयांग को ग्रानी गू की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके चेहरे के बारे में सोचकर, जो ज्यादातर जलने से नष्ट हो गया था, वह समझ गया। जिन लोगों की शक्ल खराब हो गई है वे शायद नहीं चाहते कि अपरिचित लोग उनका चेहरा देखें। बूढ़ी मैडम यान ने भी यही सोचा। दादी गू के दूसरे हाथ को सहारा देने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। जियो येयांग को सचमुच अपने सामने बूढ़ी दादी से सहानुभूति थी। उसका चेहरा इस तरह जल जाने के बाद वह कल्पना कर सकता था कि वह जिस आग में फंसी हुई थी वह कितनी खतरनाक रही होगी। दादी, मैं आपको बैठने के लिए घर में मदद कर दूं। दादी गू ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। बूढ़ी मैडम यान ने ग्रानी गू की आत्मा को कमजोर होते देखा, उसकी चिंता उसकी आवाज में स्पष्ट थी। बूढ़ी बहन, तुमने खुद को चोट नहीं पहुंचाई, क्या तुमने? दादी गू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। जब जियो येयांग और बूढ़ी मैडम यान ने दादी गू को घर में मदद की, तब तक दाओहुआ ने टूटे हुए कटोरे की सफाई पूरी कर ली थी। मास्टर, थोड़ी देर के लिए घर में बैठिए, मैं आपके घाव पर लगाने के लिए कुछ मरहम ले आता हूँ। इतना कहने के बाद वह तेजी से फार्मेसी की ओर चली गई। गू जियान ने दाओहुआ को देखा, एक पल के लिए चुप हो गया, फिर घर में कदम रखा। गू जियान को प्रवेश करते देख जियो येयांग तुरंत सम्मान दिखाने के लिए खड़ा हो गया। अजीब बात है। मास्टर गू, क्या आप मुझे याद करते हैं? गू जियान ने ग्रानी गू की ओर देखा, जो अभी भी अपना सिर नीचे किए हुए थी जैसे कि उसे अभी तक होश नहीं आया हो। फिर उसने भौहें चढ़ा ली और हम कहा और संक्षेप में पूछा, आप यहाँ क्यों हैं?
ओह, जियो येयांग के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसका स्वागत नहीं किया जा रहा था। उसी समय दाओ हुआ ने हंसते हुए प्रवेश किया और बताया, मास्टर, जियो येयांग के चाचा गवर्नर यान वेनकाई निंगमेन पास पर तैनात हैं। यह लड़का आज अकादमी में अपने चाचा से मिलने से वापस आया और रास्ते में मुझे देखने के लिए रुका। पिछली बार क्या आपने उसे मार्शल आर्ट मैनुअल नहीं दिया था? वो विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया था। यह सुनकर गु जियान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जियो येयांग के चाचा निंगमेन दर्रे पर तैनात हैं। हाल के वर्षों में उसकी बहन का स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा था। वह बीजिंग में मामलों पर ध्यान देने से थक गया था, इसलिए वह वास्तव में इससे अनजान था। एक क्षण की चुप्पी के बाद गु जियान ने शुष्कता से कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने खुद को स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए उन्होंने कहा, तलवारबाजी का वह सेट, मैंने इसे उठाया। चूंकि आपने पिछली बार मुझे बचाया था और हमने उसकी नाव का उपयोग किया था, इसे धन्यवाद का भाव समझें। ओह, जियो येयांग और दाओहुआ एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे। दाओहुआ ने मन ही मन सोचा, मेरा मितव्ययी स्वामी वास्तव में चीजों को उठाना जानता है। उसने अपने चौथे भाई से सुना था कि जियो येयांग ने तलवार चलाने की तकनीकों का एक सेट हासिल कर लिया था, जिससे उसके मार्शल कौशल में काफी सुधार हुआ और वे बहुत पीछे रह गए। जियो येयांग ने लापरवाही से उसकी नाक को छुआ। उसे संभवतः कितना नापसंद किया जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि उस अजीब भिक्षु के मन में उसके प्रति तीव्र रुचि थी। इस समय दादी गू बोली। उसका मूड स्थिर हो गया था और वो जियो येयांग को देखकर मुस्कुराई, मास्टर दाओहुआ ऐसा बोलता है, इसे दिल पर मत लो। जियो येयांग ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो बुजुर्ग, मुझे कोई परेशानी नहीं है। गु जियान ने सूंघकर दूर देखा। गु जियान के अजीब स्वभाव के बारे में जानकर मैडम यान के पास मुस्कुराहट के साथ चीजों को सुचारू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग, तुम अकादमी में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम यान से मैंने ज्यादातर वही सीखा है जो अकादमी को सिखाना है। मेरे चाचा ने कहा कि किताबों में जो है वो मृत ज्ञान है और इसे लागू करने पर ही यह वास्तविक क्षमता बन जाती है। इसलिए इस साल से शुरू करते हुए वह अक्सर मुझे सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए निंगमेन पास पर बुलाते हैं। तुम अभी भी बहुत छोटे हो, क्या तुम्हारे चाचा कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हैं? दादी गू ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। जैसा कि कहा जाता है, तलवार की धार पत्थर से आती है। स्वर्ग के नीचे मजबूती से खड़े एक व्यक्ति के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से कठिनाई या थकान से नहीं डरता, जियो येयांग ने कहा। जियो येयांग के भाषण जैसे साहसिक शब्दों को सुनकर दाओहुआ खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा। फिर उसे तुरंत 4 असंतुष्ट निगाहें मिली। दाओहुआ ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और जियो येयांग को इशारा किया, कृपया जारी रखें, जारी रखें। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और मैडम यान और अन्य 2 की ओर देखते हुए कहा, मेरी शारीरिक स्थिति काफी अच्छी है और हालांकि प्रशिक्षण थका देने वाला है, मैं बिना किसी समस्या के प्रशिक्षण जारी रख सकता हूँ। दादी गू चुप हो गईं और कुछ नहीं बोली। मैडम यान इन मामलों को समझ नहीं पाईं और उन्हें लगा कि बिना बारी के बात न करना ही बेहतर है। दोनों बुजुर्गों के चुप रहने पर गू जियान ने अपनी राय व्यक्त की, फिर भी बहुत बार प्रशिक्षण न लें। आप उस उम्र में हैं जहां आप बढ़ रहे हैं। सैनिकों के प्रशिक्षण की तीव्रता अधिक है और यदि आप समय पर स्वस्थ नहीं होते हैं तो आपके शरीर को नुकसान होगा। सबसे खराब स्थिति में इससे जीवन काल कम हो सकता है। इससे पहले कि जियो येयांग इन शब्दों का जवाब दे पाता, दाओहुआ ने पहले ही हस्तक्षेप करते हुए कहा, क्या यह इतना गंभीर है? जियो येयांग की ओर अपना सिर घुमाते हुए उसने कहा, तो आपको प्रशिक्षण बंद कर देना चाहिए। अकादमी में मेरे तीसरे और चौथे भाइयों के साथ बस लापरवाही से अभ्यास करें। खुद को इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो येयांग ने दाओहुआ की चिंता की सराहना की, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरे साथ हमेशा एक इंपीरियल फिजिशियन रहता है।
मैं अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करूंगा। इसके अलावा, इसके साथ ही वह दाओहुआ की ओर झुका और उसके कान में फुसफुसाया, मेरे पास अभी भी आपके द्वारा दिए गए औषधीय स्नान पैकेट हैं, लेकिन मैं खत्म होने वाला हूँ। आपको मेरे लिए कुछ और तैयार करने की आवश्यकता होगी। समान नुस्खे और समान सामग्री के साथ भी इंपीरियल फिजिशियन के औषधीय पैकेट दाओहुआ जितने प्रभावी नहीं थे। यह सचमुच चौंकाने वाला था। आप इसके बारे में शर्मिंदा नहीं हैं? दाओहुआ ने उस पर तिरछी नजर डाली। जियो येयांग मुस्कुराया, हमारे इस तरह के रिश्ते के साथ क्या मुझे ऐसा करने की जरूरत है? दाओहुआ भी मुस्कुराए, उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। जियो येयांग, मैंने देखा है कि आपकी त्वचा दिन पर दिन मोटी होती जा रही है। जियो येयांग ने कुछ नहीं कहा। मैडम यान को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने तुरंत कहा, वैसे मैडम यान, वेंताओ और वेनकाई भी मेरे साथ सैन्य प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं। क्या उन्होंने परिवार के साथ इस बारे में चर्चा की है? मैडम यान अचंभित रह गईं। उसे मार्शल ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी और उसने अचानक गु जियान की ओर देखा। मास्टर गु, मेरे दोनों पोते काफी मजबूत हैं। क्या वे जा सकते हैं? एक पल के विचार के बाद गु जियान ने कहा, वे जा सकते हैं, लेकिन उनका आहार पर्याप्त होना चाहिए और उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उन्हें एक चिकित्सक द्वारा नियमित जांच करानी चाहिए। यदि थकावट का कोई संकेत है, तो उन्हें तुरंत रुक जाना चाहिए। मैडम यान ने उत्तर दिया, मैं इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकती, मुझे वापस जाकर उनके माता पिता से इस पर चर्चा करनी होगी। जियो येयांग को अपनी दादी और दादी गु के साथ काफी मिलनसार बातें करते हुए देखकर दाओहुआ ने आकाश की ओर देखा, यह देखते हुए कि लगभग दोपहर हो गई थी, और जियो येयांग से कहा, दोपहर के भोजन के लिए रुकें। जियो येयांग मुस्कुराया और सिर हिलाया, जरूर। दाओहुआ उठ खड़ा हुआ, तो फिर मैं खाना बनाने जाऊंगा। जियो येयांग भी तुरंत खड़ा हो गया, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। दाओहुआ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसा कोई आदमी रसोई में प्रवेश करने को तैयार है? जियो येयांग एक पल के लिए झिझके और तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर दाओहुआ ने अपने होंठ भींचे और हंसते हुए कहा, मुझे यह पता था। यह कहकर वह घर के बाहर की ओर चल दी। जियो येयांग ने अनुसरण करने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन कमरे में अभी भी 3 बुजुर्गों को याद करते हुए वह जल्दी से सम्मान में झुक गया। युवा पीढ़ी आग से दाओहुआ की मदद करेगी? मैडम यान ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप आग जलाना जानते हैं? जियो येयांग का चेहरा सख्त हो गया और उसने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, बूढ़ी मैडम, आप भूल गई हैं, जब हम अकाल से भाग रहे थे, तो मैंने दाओहुआ को पानी उबालने में मदद की थी। मैडम यान ने सिर हिलाया, ऐसी कोई घटना थी, तो जाओ और दाओहुआ को मदद करो। यह सुनकर जियो येयांग जल्दी से मुख्य घर से निकल गया और रसोई की ओर चला गया। इस समय दादी गु ने मैडम यान की ओर देखा और पूछा, अकाल से भागने के बारे में यह क्या है जिसका उल्लेख अभी युवक ने किया है? दादी गु और गु जियान दोनों को अपनी ओर देखते हुए मैडम यान ने मुस्कुराते हुए बताया कि कैसे वे जियो येयांग से मिले थे। कहानी सुनने के बाद दादी गु और गु जियान दोनों बहुत खुश नहीं दिखे। दादी गु ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, एक राजकुमार का बेटा होने के बावजूद तस्करों ने उसका अपहरण कर लिया। एक पिता के रूप में प्रिंस पिंग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। दादी गु को राजकुमार की आलोचना करते हुए सुनकर मैडम यान ने तुरंत उन्हें याद दिलाया, बड़ी बहन, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर बात बाहर चली गई, तो परेशानी हो सकती है। दादी गु ने हंसते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, अगर मैं लापरवाही से बोलना भी चाहूँ, तो मेरे पास साधन नहीं है। वैसे, अलग होने के बाद तुम दोबारा कैसे मिले? यह सब मेरी पोती की वजह से है। इस बीच रसोई में जियो येयांग चूल्हे के पीछे बैठ गया और आग चालू कर दी। तेज जल रही थी। तुरंत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था और दाओहुआ पर अपनी भौहें उठा रहा था। यह केवल आग जला रहा है, जैसे कि यह बहुत मुश्किल है। किनारे पर खड़े वांग मनमन ने हंसते हुए कहा, छोटे राजकुमार, यह आग को जितना संभव हो उतना तेज जलाने के बारे में नहीं है। यदि आग बहुत बड़ी है,
तो महिला के बर्तन जल जाएंगे। यदि यह बहुत छोटी है तो वे ठीक से खाना नहीं पकाएंगे। इसलिए आपको महिला की जरूरतों के अनुसार गर्मी को नियंत्रित करना होगा। जियो येयांग ने दाओहुआ पर संदेह भरी दृष्टि से देखा, जिसने अविश्वास से भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। मैं निश्चित रूप से एक अच्छी आग जलाऊंगा, बस इंतजार करो और देखो। बाद में जियो येयांग को एहसास हुआ कि आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। दाओहुआ एक बड़ी लौ मांगता रहा, फिर एक छोटी लौ, जिससे वह इतना व्यस्त हो गया कि वो गोल गोल घूम रहा था, और रसोई में जलाऊ लकड़ी का भंडार खत्म होने के कारण उसे और लकड़ी लाने के लिए जल्दी से यार्ड की ओर भागना पड़ा। भोजन के बाद उसे लगा कि यह सैन्य शिविर में सुबह की कवायद से भी अधिक थका देने वाला है। दाओहुआ ने वांग म्यानमन को भोजन कक्ष में भोजन ले जाने के लिए कहा, जबकि उसने मिट्टी के बर्तन से उबला हुआ कबूतर का सूप निकाला। स्कूप करने के बाद उसे गर्मी महसूस हुई और उसने तुरंत अपना कान भींच लिया। आप क्या कर रहे हो? जियो येयांग ने उत्सुकता से दाओहुआ को देखा। दाओहुआ, जो अभी भी अपना कान चिकोटी काट रही थी, ने कहा, मैंने सूप से अपनी उंगली थोड़ी जला ली है। मैं दर्द कम कर रही हूँ। जियो येयांग कुछ हद तक अविश्वसनीय था। तुम्हारा कान बंद करने से दर्द कम हो सकता है? तुम मजाक कर रहे हो, ठीक है? यह कहते हुए वह सीधे गर्म मिट्टी के बर्तन को छूने के लिए बढ़ा। आउच! जियो येयांग ने तुरंत अपना कान भींचकर दाओहुआ की नकल करते हुए कहा। दाओहुआ ने हंसते हुए पूछा, यह कैसा है? क्या यह अच्छा काम करता है? दाओहुआ को अपनी ओर चौड़ी, गोल आंखों से देखते हुए जियो येयांग के दिल में कुछ हलचल हुई और उसे अचानक उसे चिढ़ाने का मन हुआ। मुझे यह महसूस नहीं हुआ, मुझे फिर से कोशिश करने दो। जैसे ही वह बोला, वो फिर से मिट्टी के बर्तन को छूने के लिए बढ़ा। इस बार अपने कान को चिकोटी काटने के बजाय उसके हाथ एक ही समय में दाओहुआ के दोनों कानों तक पहुंच गए। जियो येयांग के अचानक कदम से घबराए दाओहुआ ने आश्चर्यचकित होकर चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। जियो येयांग दाओहुआ से लगभग पूरा सिर लंबा था। एक ने अपना सिर झुकाया हुआ था और दूसरे ने ऊपर की ओर देखा। वे दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे, इतने करीब कि वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। वांग म्यानमन इस दृश्य को देखने के ठीक समय पर व्यंजन परोसने के लिए लौट आए और तुरंत एक भेदी चीख निकाली। आवाज से चौंक कर जियो येयांग ने, जैसे कि कर्क लग गया हो, दाओहुआ को छोड़ दिया और उसकी ओर देखने की हिम्मत न करते हुए अपनी नजरें फेर लीं। हालांकि भोजन कक्ष से मैडम यान की पूछताछ सुनकर दाओहुआ को भी कुछ बुरा लगा। उसके पास इसके बारे में अधिक सोचने का समय नहीं था और वह जल्दी से अन्य बर्तन रसोई से बाहर ले गई। वांग मनमन के भी रसोई से बाहर निकलने के बाद ही जियो येयांग ने तेजी से एक करछूल पकड़ी और पीने के लिए ठंडे पानी की एक बाल्टी उठाई। एक करछूल खत्म करने के बाद उसे अभी भी प्यास लग रही थी और उसने दूसरा पिया, तभी रुका जब उसने दाओहुआ की पुकारने वाली आवाज सुनी और संकोच पूर्वक उसे नीचे रख दिया। जियो येयांग, तुम अभी भी रसोई में किस लिए घूम रहे हो? यह खाने का समय है। एक गहरी सांस लेते हुए जियो येयांग ने अपने गालों पर थप्पड़ मारा और फिर मुस्कुराते हुए भोजन कक्ष की ओर चला गया। दादी गू, अधिक कबूतर का सूप पिएं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दादी, यह आपकी पसंदीदा मीठी और खट्टी सुअर की पसलियां हैं। मास्टर, मैंने विशेष रूप से आपके लिए उबले हुए बीफ के टुकड़े बनाए हैं। यह निश्चित रूप से काफी मसालेदार है, इसे आजमाएं। दाओहुआ को बिना किसी अजीब अभिव्यक्ति के तीन बुजुर्गों के भोजन में व्यस्त देखकर जियो येयांग ने चुपचाप राहत की सांस ली और जोर जोर से खाना शुरू कर दिया। दाओहुआ ने तीनों के लिए बर्तन सजा दिए। जैसे ही वह बैठी, उसने देखा कि जियो येयांग केवल अपने मुंह में चावल डाल रहा है, बर्तनों को छू भी नहीं रहा है, और हैरान होकर उसने पूछा, आप बर्तन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या आज मैंने जो खाना बनाया है वह स्वादिष्ट नहीं है? इतना कहकर उसने पसली का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। यह काफी स्वादिष्ट है। मेज पर सभी को अपनी ओर देखते हुए जियो येयांग अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे सादा चावल खाना पसंद है। बकवास। दाओहुआ ने सीधे तौर पर उनका पर्दाफाश किया। आपको स्पष्ट रूप से व्यंजन खाना पसंद है।
फिर अचानक कुछ महसूस करते हुए वह हंसी, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी दादी को जानती हो, और तुम पहले भी दादी गु और मेरे गुरु से मिल चुकी हो। वे सभी अच्छे लोग हैं, इसलिए तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। बस इसे ऐसे समझो जैसे तुम मेरे यहाँ खाना खा रहे हो। उस पर मेज पर मौजूद सभी लोग दाओहुआ की ओर देखने लगे। दादी गु जियान, क्या यह लड़की भूल रही थी कि यह उनका क्षेत्र था? अभिव्यक्तिहीन चेहरे वाली मैडम यान, मेजबान की भूमिका निभा रही उनकी पोती क्या कर रही थी? जियो येयांग ने अपने होंठ अंदर की ओर काटे। कौन शर्मा रहा था? किसे आरक्षित किया जा रहा था? यह यान यही। यदि आप नहीं समझते हैं तो बकवास मत करें। चलो खाना खाएं। अपने कटोरे में पसलियों को देखते हुए जियो येयांग ने अपने दांत पीस लिए और जोर से चबाते हुए एक टुकड़ा खाया। ठीक है, सब लोग खा लें। दाओहुआ ने पुकारा और फिर खुशी खुशी उस सुअर के बच्चों को कुतरना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने एक दिन पहले मैरिनेट किया था। यह देखकर मेज पर बैठे अन्य 4 लोगों को कुछ कुछ शब्द नहीं सूझ रहे थे। भोजन के बाद दाओहुआ ने बर्तन और चॉपस्टिक साफ करना शुरू कर दिया। जियो येयांग ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, 3 बुजुर्गों को बातें करते और हंसते हुए देखा, और चूंकि उसके पास खाली बैठे रहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा। एक पल के विचार के बाद वह खड़ा हुआ और दाओहुआ के हाथों से पकवान लेकर आगे बढ़ गया। दाओहुआ स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सम्मानित छोटा राजकुमार बचा हुआ खाना साफ करने में मदद करेगा। फिर भी उसे पहल करते देख उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे प्रोत्साहित करने वाली नजर से देखा। दाओहुआ को अपनी ओर व्यंग्यपूर्वक आंख मारते देख जियो येयांग के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए, और प्लेट ले जाने में उसे जो अजीबता महसूस हुई थी वह गायब हो गई। उसकी जगह उत्साह बढ़ गया। कमरे में मौजूद 3 बुजुर्गों में से किसी ने भी उसकी हरकत पर आपत्ति नहीं जताई। मैडम यान, यंग मास्टर यांग की सहायता से मेरी पोती के लिए यह थोड़ा आसान हो सकता है। दादी गु और गु जियान, यदि वे अपने बेटे के भाग्य का आनंद नहीं ले सकते, तो वे अपने पोते के भाग्य का भी आनंद ले सकते हैं। डीफू, जिसे काउंटी शहर में उपहार खरीदने के लिए भेजा गया था, आंगन में आया और पाया कि उसका मालिक हाथ में थाली लेकर भोजन कक्ष और रसोई के बीच व्यस्त था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो रही थी। व्यंजनों में दाओहुआ की मदद करने के बाद जियो येयांग ने अंततः आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े स्तब्ध डेफू को देखा और तुरंत उसके पास चला गया। क्या तुमने वे उपहार खरीदे जो मैंने तुमसे मांगे थे? डेफू को होश आया और उसने अपने कठोर गालों को रगड़ा। शांत रहें, यह सिर्फ कुछ बर्तन साफ है ना? मिस यान के सामने मास्टर ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि ऐसे काम किए जो उसकी स्थिति के अनुरूप नहीं थे। पिछली बार मिस यान के जन्मदिन पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दीर्घायु नूडल्स भी बनाए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि उसने इस तरह सोचा था, डेफू की अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी अप्राकृतिक थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्या सपना देख रहे हैं? डेफू के चेहरे का बिना जवाब दिए लगातार रंग बदलते देख जियो येयांग अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। अपने मालिक को अधीरता दिखाते हुए डेफू ने तुरंत अपनी बुद्धि जमा की और जल्दी से उत्तर दिया, मास्टर, शाहे काउंटी वास्तव में बहुत गरीब है। मैंने पूरी काउंटी की खोज की और कोई भी अच्छा उपहार नहीं मिला, इसलिए मैं केवल कुछ ताज़ा भोजन वापस ला सका। जियो येयांग ने डेफू द्वारा लाए गए ताज़ा भोजन पर नजर डाली और तुरंत अपनी नजरें हटा ली। ये काम नहीं करेंगे। एक पल सोचने के बाद वह मुड़ा और रसोई में चला गया। डेफू जल्दी से सामान लेकर पीछे चल दिया। रसोई में वांग मनमन बर्तन धो रहे थे, जबकि दाओहुआ अलमारी की व्यवस्था कर रहा था। दाओहुआ को खुद को साफ सुथरा होते देख डेफू भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन अपने स्वयं के गुरु द्वारा सबसे पहले उदाहरण स्थापित करने के कारण उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। जियो येयांग को प्रवेश करते देख दाओहुआ ने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? जियो येयांग, तलवारबाजी की वह किताब मास्टर गु ने मुझे दी थी। मैंने अपने चाचा से उसे पढ़ने को कहा,
और उन्होंने कहा कि तलवारबाजी के इस सेट को एक अद्वितीय महारत माना जा सकता है। यहाँ तक कुछ मार्शल आर्ट कुलीन परिवार भी, जिन्होंने पीढ़ियों से अपने कौशल को आगे बढ़ाया है, ऐसी मार्शल आर्ट मैनुअल का निर्माण नहीं कर सके। दाओ हुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतना शक्तिशाली। जियो येयांग ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गर्व का संकेत था। तलवारबाजी के उस सेट का अभ्यास करने के बाद मेरी मार्शल आर्ट में बहुत तेजी से सुधार हुआ। यहाँ तक मेरे चाचा के भरोसेमंद सहयोगी भी अब मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। दाओ हुआ ने थोड़ा सोचा, अगर इससे आपकी इतनी मदद हुई है, तो आपको वास्तव में अपना आभार ठीक से व्यक्त करना चाहिए। जियो येयांग ने सहमति जताई, मैं भी यही सोचता हूँ। फिर उसने मुख्य कमरे की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर दी, मास्टर गू का स्वभाव थोड़ा सनकी है ना? मुझे डर है कि अगर उपहार उसकी पसंद के अनुसार नहीं हुआ, तो वह इसे सीधे तौर पर मना कर देगा। दाओ हुआ ने अपने स्वामी के स्वभाव पर विचार करते हुए सिर हिलाया, यह वास्तव में संभव है। जियो येयांग ने दाओ हुआ के कंधे को हल्के से थपथपाया, वह तुम्हारा स्वामी है ना? मुझे बताओ, मुझे उसे क्या देना चाहिए? इसने वास्तव में दाओ हुआ को स्तब्ध कर दिया। उसके दत्तक स्वामी को क्या पसंद आएगा, वह भी नहीं जानती थी। मेरे गुरु को सबसे ज्यादा परवाह दादी गू की है। यदि आप उन्हें उपहार देते हैं, तो उन्हें दादी गू को देना बेहतर होगा। जब तक आप दादी गू का दिल जीतते हैं, मेरे गुरु निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। जियो येयांग ने तुरंत पूछा, फिर दादी गू को क्या पसंद है? दाओ हुआ ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी को आगे बढ़ाया, दादी गू का स्वास्थ्य सबसे अच्छा नहीं है, और उन्होंने वास्तव में कभी भी कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दिखाई है। अचानक दाओ हुआ को एक विचार आया, उसने अपने हाथ ताली बजाई और मुस्कुराई, मुझे पता है कि अब क्या देना है, गारंटी है कि तुम मेरे मालिक का दिल जीत लोगी। जियो येयांग ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? मुझे जल्दी बताओ। दाओ हुआ, आपको मेरे गुरु और दादी गू के लिए पहाड़ तक एक रास्ता बनाना चाहिए। जियो येयांग चौंका, एक रास्ता बनाओ? दाओ हुआ ने सिर हिलाया, आपने देखा है, दाओ हुआ पर्वत पर कोई उचित रास्ता नहीं है, और ऊपर और नीचे चढ़ना बहुत परेशानी भरा है। मेरे गुरु और दादी गू दोनों बूढ़े हैं और पहाड़ पर रह रहे हैं, यह वास्तव में असुविधाजनक है। सुनने के बाद जियो येयांग को भी लगा कि यह एक अच्छा विचार है। सोना और गहने भेजने की तुलना में बुजुर्ग जोड़े को रास्ता देना वास्तव में बेहतर होगा। फिर जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। ताहुआ पर्वत न तो बहुत ऊंचा है और न ही खड़ी है, इसलिए पथ का निर्माण करना सुविधाजनक होगा। इसे पूरा होने में शायद कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। मैं डेफू को तुरंत सड़क श्रमिकों की तलाश करवाऊंगा। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, आप आसानी से निकल गए। मूल रूप से यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने अपने गुरु और दादी गू को पुत्रवधू के संकेत के रूप में पेश करने की योजना बनाई थी। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, हम में से कौन हिसाब रख रहा है? चाहे आप दें या मैं दे, क्या सब एक समान नहीं है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, डेफू और वांग मैनमेन दोनों के चेहरों पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। क्या वे वही हैं? वे वही नहीं हैं, क्या वे हैं? वांग मैनमेन ने अपनी बेटी पर नजर डाली और देखा कि लड़की अभी भी भोली भाली प्रतिक्रिया दे रही थी। उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय जटिल अभिव्यक्ति थी। उसे हमेशा लगता था कि छोटा राजकुमार उसकी बेटी का फायदा उठा रहा है। जहां तक डी फू की बात है, वह नाटकीय ढंग से अपनी आंखें घुमाते हुए आसमान की ओर देख रहा था। जब से उसके गुरु ने वेश्यालय का दौरा किया था, ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक प्रबुद्ध हो गया हो और बिना सिखाए लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना सीखने में कामयाब हो गया हो। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि मिस यान सीधी थी और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अगर अन्य युवा महिलाओं ने उसे सुना होता, तो वे इतनी शर्मिंदा होती कि उनके चेहरे लाल हो जाते। यह सोचते हुए डी फू ने चुपचाप दाओ हुआ पर नजर डाली। यह नजर अप्रत्याशित रूप से चकाचौंध करने वाली थी। अनजाने में मिस यान पहले से भी अधिक सुंदर और खूबसूरत छवि में परिपक्व हो गई थी। न केवल वह बहुत लंबी हो गई थी, बल्कि उसकी विशेषताएं भी अधिक स्पष्ट हो गई थीं, और यहाँ तक कि उसकी साधारण कपड़े की पोशाक में भी
उसकी सुंदरता को छिपाना मुश्किल था। अगले 2 वर्षों में कौन जानता था कि वो किस प्रकार की व्यापक सुंदरता के साथ खिल उठेगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका मालिक हाल के वर्षों में मिस यान के इर्द गिर्द घूम रहा था। आपने क्या कहा? आप ताओहुआ पर्वत पर एक सड़क बनाना चाहते हैं। ताओहुआ पर्वत पर सड़क बनाने से पहले गु जियान को सचेत करना आवश्यक था, इसलिए दाओहुआ इस विचार पर चर्चा करने के लिए जियो येयांग को मुख्य हॉल में ले गया। किसने सोचा होगा? यह सुनने के बाद गु जियान ने कुछ आश्चर्य दिखाया, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था, जबकि ओल्ड मैडम गु ने जियो येयांग को राहत की नजर से देखा। जियो येयांग को कुछ हद तक शर्मिंदा देखकर दाओहुआ ने जल्दी से समझाया, मास्टर, ताओहुआ पर्वत पर कोई सड़क नहीं है, आपके लिए पहाड़ से ऊपर और नीचे जाना असुविधाजनक है, और यहाँ तक ओल्ड मैडम गु भी जब चाहे तब सैर नहीं कर सकती हैं। जियो येयांग का मतलब अच्छा है। जियो येयांग ने कहा, मास्टर गु, आपने मुझे जो तलवारबाजी का हुनर है, उसके लिए आभार व्यक्त करने के अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं है। बूढ़ी महिला यान भी मुस्कुराए और बगल से बोली, चूंकि यह बच्चे का हार्दिक इशारा है, मुझे लगता है कि आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, मास्टर गु। बोलते समय वो ओल्ड मैडम गु की ओर देखकर मुस्कुराई। एक बार दाओहुआ की जागीर पूरी हो जाने के बाद बड़ी बहन अक्सर आ सकती हैं और कुछ समय के लिए रह सकती हैं। इस लड़की को फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए हमने एस्टेट में फूलों का एक मंडप बनाया और जब फूल खिलेंगे तो हम सभी उनका आनंद ले सकेंगे। बूढ़ी मैडम गु के चेहरे पर दिलचस्पी दिखाई दी और उसने अपने भाई की ओर देखा। सबसे पहले यह उनके पोते का इशारा था, और दूसरा, पहाड़ पर सड़क होने से उनके भाई के लिए घूमना वास्तव में अधिक सुविधाजनक होगा। गु जियान चुप रहा और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने जियो येयान की ओर देखा, क्या तुम सच में मेरी बहन और मेरे लिए सड़क बनाना चाहते हो? जियो येयांग ने जल्दी से सिर हिलाया, बेशक, यह आपके और ओल्ड मैडम गु के लिए चीजों को और अधिक सुविधाजनक बना देगा। गु जियान ने पूछा, आप इसे कैसे बनाने की योजना बना रहे हैं? उसे नर्म देखकर जियो येयांग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने आसपास के लोगों से मजदूरों की तलाश करने के लिए कहा है। हम कल शुरू कर सकते हैं। गु जियान ने जियो येयांग को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, यदि आप वास्तव में ईमानदार हैं, तो आप स्वयं सड़क का निर्माण करेंगे। यदि आप दूसरों को ऐसा करने के लिए पाते हैं, तो आप भी परेशान नहीं होंगे। इन शब्दों पर जियो येयांग स्तब्ध होकर चुप हो गया। यहाँ तक कि दाओहुआ और बूढ़ी महिला यान ने भी गु जियान को देखते हुए आश्चर्यचकित भाव व्यक्त किए। ताओहुआ पर्वत विशेष रूप से ऊंचा नहीं था, लेकिन जियो येयांग द्वारा स्वयं सड़क बनाना, क्या उससे बहुत अधिक मांग करना नहीं था? बूढ़ी मैडम गु की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसे भी लगा कि उसके भाई की मांग कुछ ज्यादा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गु जियान खड़ा हुआ और जियो येयांग की ओर देखा, यह सड़क मेरी बहन और मेरे चलने के लिए है। यदि आप इसे स्वयं बनाएं तो हम आपकी भावना स्वीकार करेंगे। इतना कहने के बाद वह सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, उसकी आंखों से, क्या मैंने इसे सही ढंग से सुना? झटका लग रहा था। बाहर खड़े डी फू का आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। क्या उस अजीब भिक्षु को अपने स्वामी की पहचान समझ में आई? एक राजकुमार के वैद्य पुत्र से यह अपेक्षा करते हुए कि वो उसके लिए सड़क बनाएगा, वह इतना अभिमानी कैसे हो सकता है? जियो येयांग स्तब्ध होकर ताओहुआ मंदिर से बाहर चला गया और अपना सिर दाओहुआ की ओर घुमाते हुए बोला, क्या मैंने आपके स्वामी को कहीं नाराज किया है? उससे स्वयं सड़क की मरम्मत कराना, यह एक चाल होगी, है ना? दाओहुआ भी कुछ हद तक हैरान था, मेरे गुरु, वह शायद सिर्फ ईमानदारी को महत्व देते हैं, मुझे लगता है। जियो येयांग, मेरे पास सड़क ठीक करने के लिए लोग आए थे, क्या यह उनकी सुविधा के लिए नहीं है? क्या यह एक संकेत के लिए पर्याप्त नहीं है? ईमानदारी दिखाने के लिए क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी मरम्मत करनी चाहिए? इतना कहकर वह रुक गया। क्या ऐसा हो सकता है, उन्हें वास्तव में मेरे पिता के प्रति द्वेष है? मेरे शाही पिता को पीड़ा देने में असमर्थ,
उन्होंने इसके बजाय मुझे पीड़ा देने का फैसला किया है। दाओहुआ ने तुरंत प्रतिवाद किया, यह सही नहीं हो सकता। अगर वास्तव में कोई शिकायत होती, तो क्या वे तुम्हें परम तलवारबाजी सिखाते? हालांकि मेरे मालिक ने हमेशा तुम्हारे प्रति सख्त रुख अपनाया है। दादी गू तुम्हारे प्रति बहुत दयालु रही हैं, है ना? जियो येयांग ने हैरान भाव दिखाया, तो फिर आपके मालिक मेरे साथ इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं? दाओहुआ भी बहुत हैरान थी, उसके पालक पिता वास्तव में जियो येयान के प्रति अलग लग रहे थे। यह कहना कि वह उसका तिरस्कार करता है, ठीक नहीं है, फिर भी यह कहना कि वह उसे पसंद करता है, गलत होगा। कई बार उसने अपने पालक पिता को जियो येयान को अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ देखते हुए देखा था। ऐसा लगा जैसे ग्रानी गू और जियो येयान के परिवार के साथ मास्टर का रिश्ता इतना सरल नहीं था। दाओहुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे पूछने का अवसर ढूंढना पड़ा। पहाड़ से नीचे उतरते समय वे दोनों बातें करते रहे, ध्यान से। जैसे ही वे एक ढलान से गुजरे, जियो येयांग ने दाओहुआ को सहारा देने का प्रयास किया, लेकिन उसने तेजी से नीचे छलांग लगा दी और फिर आगे की ओर छलांग लगा दी, यहाँ तक पीछे मुड़कर उसे एक आत्मसंतुष्ट भौं चढ़ा दी। यह देखकर जियो येयांग को केवल असहायता महसूस हुई। अब उसे समझ में आया कि क्यों लोग लड़कियों से हमेशा सौम्य और संकोची, अत्यधिक आक्रामक होने की उम्मीद करते हैं और पुरुष कोई भूमिका भी नहीं निभा सकते। उनके पीछे वांग मैनमेन और डी फू ने जियो येयान का हाथ हवा में लटका हुआ देखा और दोनों ने सोचा कि यह काफी मनोरंजक था। पहाड़ से नीचे चलने के बाद दाओहुआ ने जियो येयान की ओर देखा, क्या आपने फैसला कर लिया है? क्या आप सड़क की मरम्मत करेंगे? इससे पहले कि जियो येयांग जवाब दे सके, डी फू बोला, बिल्कुल नहीं, मास्टर ने कभी इतना कठिन काम नहीं किया है। इतना कहकर उसने ताओहुआ पर्वत के चारों ओर देखा। हालांकि पहाड़ ऊंचा नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति पर भरोसा करके शून्य से सड़क बनाना निश्चित रूप से थका देने वाला होगा। जियो येयांग के चेहरे पर भी झिझक दिखाई दे रही थी, थकने के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि अपने पूरे जीवन में, यहाँ तक जब शाही चाचा या शाही दादी का जन्मदिन समारोह होता था, तो अपनी भावना व्यक्त करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से उपहार के रूप में कुछ दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की तलाश करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी कोई शारीरिक श्रम नहीं किया था। अब दो बाहरी लोगों के लिए सड़क की मरम्मत करना, ईमानदारी से कहूँ तो वह वास्तव में ऐसा करने को तैयार नहीं था। जियो येयांग के बदलते भावों को देखकर दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, क्या आपको लगता है कि आपकी स्थिति के साथ मेरे मालिक और दादी गू के लिए सड़क की मरम्मत करना उनके अधीन है? जियो येयांग की अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई और उसने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर दाओहुआ की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति उनके विचारों को अच्छी तरह से समझता है। जियो येयांग ने इससे इनकार नहीं किया और कहा, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। दाओहुआ एक पल के लिए चुप रहा, वह जियो येयांग के विचारों को समझती थी। शाही परिवार के सभी वंशज अपनी हड्डियों पर गर्व करते हैं। यहाँ तक उसके पालक पिता से तलवार चलाने का उपहार मिलने के बाद भी वह अपने गौरव को त्यागने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह आप पर निर्भर करता है। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, आप नाराज नहीं हैं, है ना? दाओहुआ ने अपने कंधे उचकाए, मैं क्यों नाराज होऊंगा? यदि आप सड़क की मरम्मत नहीं करेंगे, तो मैं यह कर दूंगा। जियो येयांग ने अपने होंठ हिलाए और एक क्षण की चुप्पी के बाद कहा, क्या होगा यदि आपका मालिक भी आपसे अकेले इसकी मरम्मत कराए, तो आप क्या करेंगे? दाओहुआ ने झिझकते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे मालिक मुझे इस तरह प्रताड़ित नहीं करेंगे, मैं एक नाजुक युवा महिला हूँ। जियो येयांग ने तुरंत उसकी बात मान ली, तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपका मालिक मुझे पीड़ा दे रहा है? दाओहुआ ने एक शर्मीली मुस्कान दी, मेरे मालिक मेरी दादी से कुछ साल बड़े हैं, बूढ़े लोगों की अपनी विचित्रताएं होती हैं, हम युवाओं को इस पर इतना उपद्रव नहीं करना चाहिए। जियो येयांग ने आह भरते हुए कहा, आपके गुरु के पास वास्तव में कुछ अजीब विचार हैं। बस वह जो कहते हैं उसे सुने। अगर मैं ईमानदार होता, तो मैं खुद ही सड़कें ठीक कर देता। ऐसा लगता है कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से सड़कें ठीक नहीं करता,
तो मैं निष्ठाहीन हो रहा हूँ। इसके अलावा वो केवल तभी इस भाव की सराहना करता है जब मैं सड़कें स्वयं ठीक करता हूँ। ऐसा कैसे लगता है कि उसे खुश करना मेरे इंपीरियल अंकल से भी अधिक कठिन है। दाओहुआ बातचीत में शामिल नहीं हुआ लेकिन बस इतना कहा, ठीक है, देर हो रही है। आपको अभी चले जाना चाहिए, अन्यथा जब तक आप अकादमी वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। जियो येयांग ने सिर हिलाया, तो मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ समय बाद फिर से आपसे मिलने आऊंगा। दाओहुआ ने तुरंत कहा, मेरी संपत्ति आधे महीने से अधिक समय में समाप्त हो जाएगी। एक बार संपत्ति पूरी हो जाने और व्यवस्थित हो जाने के बाद मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए। जियो येयांग ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर जाऊंगा। इतना कहने के बाद वह हंसते हुए डी फू के साथ चला गया। दाओहुआ ने उन दोनों को नाव पर चढ़ते देखा। नाव के रवाना होने के बाद ही वह पहाड़ पर लौटी। ताओहुआ मंदिर। दादी गू हेडबोर्ड के सामने झुक गईं और अपने भाई को अपने पास चुपचाप बैठे देखकर आहें भरते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? गू जियान ने निराशा से कहा, बहन के बिना वे कहाँ होते? मेरी बहन के मौन बलिदानों और अकेलेपन के जीवन के बिना उनका धन और सम्मान कहाँ से आएगा? उस युवक से सड़क की मरम्मत कराने में क्या गलत है? मुझे यह बिल्कुल भी ज्यादती नहीं लगती। दादी गू ने धीरे से कहा, आप उसके साथ हैं, इसलिए आपकी बहन को कष्ट नहीं हो रहा है। गू जियान ने अपनी बहन के चेहरे की ओर देखा, जो जल गया था, और उसकी आंखों में तीव्र घृणा झलक रही थी। अपने भाई को इस तरह देखकर दादी गू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ जियान, हम पहले से ही इतनी उम्र के हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। ये हमारी किस्मत है, और किस्मत का फैसला हमें नहीं करना है। गू जियान ने अनिच्छा दिखाए, क्यों? उस स्थिति में बैठा व्यक्ति आपका होना चाहिए। चुप रहो। दादी गू ने गू जियान को सख्ती से डांटा और भावनाओं के उफान के कारण वह जोर जोर से खांसने लगी। गू जियान चौंक गया और उसकी पीठ थपथपाने के लिए दौड़ पड़ा। आंगन में फूलों की देखभाल कर रही बूढ़ी महिला यान ने शोर सुना और जल्दी से कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ? इतनी तेज खांसी क्यों? गू जियान दोषी लग रहा था। दादी यान, कृपया मेरी बहन की देखभाल करें, मैं कुछ नाशपाती सिर्फ बनाने जाऊंगा। वृद्ध महिला यान ने तुरंत उसे रोका। आप चिकित्सा कौशल जानते हैं, आपको उसके साथ रहना चाहिए। मैं सिर्फ बनाने जाऊंगी। यह कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई। दीदी, क्या तुम ठीक हो? पूरे 1.25 घंटे तक खांसने के बाद दादी गू आखिरकार शांत हो गईं। उसने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ सांसें ली और फिर धीरे से बोली, सियाओ जियान, इस तरह बात करना बंद करो। जिस दिन हम बीजिंग से भागे, उनका हमसे कोई संबंध नहीं रह गया। मैं अब जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। देखो, मेरे अंतिम दिनों में स्वर्ग ने हमें जियाओजियू के बेटे को देखने की अनुमति दी है, और आपने दाओहुआ जैसे चतुर शिष्य को अपना लिया है। स्पष्ट रूप से स्वर्ग हमारे लिए अनुचित नहीं है। गू जियान की आंखें आंसुओं से भर गईं। अनुचित? शायद। दीदी, मैं आपकी बात मानूंगी और अतीत का जिक्र दोबारा कभी नहीं करूंगी। दादी गू ने सिर हिलाया। वह लड़की दाओहुआ चतुर है, मैंने उसे देखा है। कई बार जब आप यांग यांग को देख रहे थे, तो वह चुपचाप देख रही थी। एक शिष्य जो बहुत चतुर था और साजिश के सिद्धांतों का शौकीन था, ने भी गू जियान को काफी सिरदर्द दिया। बहन, निश्चिंत रहें, मैं उस लड़की को भगाने का एक कारण ढूंढूंगा। दादी गू ने सिर हिलाया और अब और रुकने में असमर्थ, गू जियान को बिस्तर पर उसकी मदद करने दी। ताओहुआ मंदिर लौट आए और पाया कि आंगन शांत था, और रसोई से खाना पकाने की आवाज आ रही थी। वह देखने गई और उसने अपनी दादी को सूप बनाते हुए देखा। लेडी यान ने जब दाओहुआ को देखा तो उसने झट से हाथ हिलाया, आप ठीक समय पर वापस आ गए। जल्दी से इस रॉक शुगर, शहद और स्नो नाशपाती सूप को ग्रानी गू के पास ले जाएं। दाओहुआ चौंका, क्या दादी गू फिर से खांस रही हैं? लेडी यान ने मुख्य घर की ओर देखने के लिए अपनी गर्दन फैलाई और फुसफुसाया, अभी आपके मालिक ने ग्रानी गू से कुछ कहा, और जो मैं बता सकती थी,
ऐसा लग रहा था कि उसने उसे परेशान कर दिया है। मैं जाकर देखूंगा। दाओहुआ ने जल्दी से स्नो पिया सूप का एक कटोरा उठाया और फिर दादी गू के कमरे की ओर चल पड़ा। आराम से करो, अपने हाथ मत जलाओ, लेडी यान ने जोर से पुकारा। कमरे के अंदर दादी गू की भावनाएं स्थिर हो गई थीं, और जब दाओहुआ ने प्रवेश किया तब तक उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। गू जियान ने चुप रहने का इशारा किया, फिर दाओहुआ को अपने पीछे आने का इशारा किया। एक बार बाहर निकलते ही दाओहुआ ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या दादी को खांसी हुए काफी समय हो गया है? आज क्या हुआ? गू जियान ने अपने शिष्य की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। अब यह कुछ भी नहीं है। दाओहुआ ने अपने मालिक की अभिव्यक्ति को देखा और अस्थायी रूप से पूछा, क्या यह जियो येयान के कारण है? गू जियान ने फिर से अपने शिष्य की ओर देखा लेकिन चुप रहा। दाओहुआ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, सूप का कटोरा मेज पर रखा, एक पल के लिए सोचा, और फिर बोलने का फैसला किया, मास्टर, मुझे सच बताओ, क्या आपको और दादी गू को प्रिंस एंड जिंग से किसी तरह की शिकायत है? गू जियान ने अंदर ही अंदर आह भरी। एक चतुर शिष्य होना एक आशीर्वाद था, लेकिन ऐसी चतुराई थकाऊ भी हो सकती थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गया और उदास होकर जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर वहां है? क्या होगा अगर वहां नहीं है? दाओहुआ तुरंत उसके सामने बैठ गया, तो वास्तव में कुछ है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और विश्लेषण करना शुरू कर दिया। यदि जियो येयांग आपका दुश्मन होता तो आप उसे तलवार चलाने की बहुमूल्य तकनीक नहीं देते। जब आपने पहली बार जियो येयांग को देखा था तो आप और दादी गू हैरान और उत्साहित थे, और आप प्रिंस एंड जिंग से उसके बारे में पूछते रहे। मुझे लगता है कि आप प्रिंस एंड जिंग को जरूर जानते होंगे। लेकिन इस बार जब जियो येयांग आया, तो आप उसके प्रति बहुत मित्रवत नहीं थे, इसलिए भले ही कोई दुश्मनी न हो, मुझे लगता है कि कोई विशेष एहसान भी नहीं है। यह कहकर दाओहुआ रुक गया। ऐसा नहीं था कि वह अटकलें जारी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन वह शाही परिवार के मामलों के बारे में इतना कम जानती थी कि आगे अनुमान नहीं लगा सकती थी। यदि ग्रैनी गू 20 या 30 साल छोटी होती, तो दाओहुआ ने अनुमान लगाया होता कि क्या वह जियो येयांग की मां हो सकती है या कुछ और। लेकिन ग्रैनी गू अपनी दादी से भी बड़ी थी और प्रिंस एंड जिंग की मां हो सकती थी। इससे उसे क्या मतलब था? अपने सस्ते मालिक को आगे बढ़ो, बात करते रहो वाली नजर से उसे भावहीन रूप से देखते हुए देखकर दाओहुआ ने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट दी और फिर अपनी झिझक के बावजूद आगे बढ़ गई। लेकिन फिर आपने जियो येयांग से व्यक्तिगत रूप से अपनी सड़कों की मरम्मत करवाई, तो मैं सोच रहा हूँ, क्या प्रिंस एंड जिंग को आपका और ग्रानी गू को कुछ देना है? उसे क्या देना हो सकता है? एक राजकुमार होने के नाते, यदि उसे धन की आवश्यकता है तो उसके पास पैसा है, यदि उसे शक्ति की आवश्यकता है तो शक्ति है, उसके लिए किसी भी एहसान का बदला चुकाना आसान होना चाहिए। यह सुनकर गू जियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। दाओहुआ की आंखें घूमती देखकर उसने तुरंत उसे टोक दिया, यदि तुम इतनी ऊब गई हो कि तुम भ्रमित हो गई हो, तो मेरे लिए हर्बल कंपेंडियम याद करो। ऐसे व्यर्थ विचारों पर समय क्यों बर्बाद करें? दाओहुआ ने गंभीरता से कहा, मास्टर, यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे मास्टर हैं, जो व्यावहारिक रूप से ग्रानी गू को मेरा बड़ा बनाता है, और जियो येयांग वह मेरा दोस्त है। जवाब देने का तरीका जानने के लिए मुझे आप सभी के बीच की शिकायतों को समझना होगा। गू जियान के पास शब्द नहीं थे। आप किस तरह की प्रतिक्रिया देने की योजना बना रहे हैं? दाओहुआ ने उत्तर दिया, उदाहरण के लिए, यदि प्रिंस एंड जिंग वास्तव में आपका एहसानमंद है, तो मैं निश्चित रूप से जियो येयांग को यहाँ आकर आपको परेशान नहीं करने दे सकता। और दूसरे के लिए, अगर आपके बीच किसी तरह की गलत फहमी है, तो मैं इसे सुझाने में आपकी मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। गू जियान को असहाय महसूस हुआ। वह जानता था कि उचित स्पष्टीकरण के बिना यह लड़की लगातार मामले को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने अचानक कहा, कोई गलतफहमी नहीं है, और प्रिंस एंड जिंग का हम पर कुछ भी बकाया नहीं है। दाओहुआ को संदेह हुआ, यह सही नहीं लगता। मैंने देखा कि ग्रानी गू वास्तव में जियो येयांग के लिए काफी अच्छी हैं। गू जियान ने गहरी सांस ली,
ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उसे अपना पोता समझ लिया था। इस पर दाओ हुआ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। गू जियान ने उसकी ओर देखा। गलत विचार मत करो। कई साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी। मेरी बहन और मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग मर गए, जिनमें मेरी बहन की गर्भवती बहू भी शामिल थी। दाओ हुआ, इसका शांतिपूर्ण राजकुमार से क्या लेना देना है? गू जियान, उस समय मैंने आग के कारण पर गौर किया। ऐसा कहा गया था कि यह शांतिपूर्ण राजकुमार से संबंधित था, लेकिन बाद में सरकारी कार्यालय ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यह शुष्क मौसम के कारण आग लगी थी, न कि आगजनी के कारण। क्या ऐसा है? दाओ हुआ की आंखों में अभी भी कुछ संदेह थे। उसके मालिक की बातें पहली नजर में काफी उचित लगी, हालांकि अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अपने शिष्य की आंखों में अभी भी खोजी दृष्टि देखकर गू जियान अपने माथे को रगड़ने से नहीं रोक सका और एक पल सोचने के बाद जारी रखा, दिन में शांतिपूर्ण राजकुमार ने हमारी मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया। कई वर्षों तक मैं अक्सर उसका इलाज करने के लिए राजकुमार के निवास पर जाता था। यह सुनकर दाओ हुआ को अंततः राहत महसूस हुई। शांतिपूर्ण राजकुमार ने पहले अपने मालिक के परिवार की मदद की, फिर उसे नष्ट करने का संदेह हुआ, इसीलिए उसके मालिक ने जियो येयान के प्रति इतनी जटिल अभिव्यक्ति दिखाई थी। ग्रानी गू के साथ स्थिति को समझाना काफी आसान था। बुजुर्ग होने और पोते पोती के लिए तरसने के कारण यह भावनात्मक स्थानांतरण का मामला था। गू जियान ने दाओ हुआ की अभिव्यक्ति पर नजर डाली और यह देखकर कि उसने आखिरकार उसे मना लिया, उसने चुपचाप राहत की सांस ली। उसने सोचा कि यह इसका अंत होगा, लेकिन देखो, दाओ हुआ ने फिर से बात की। मास्टर, जियो येयांग के लिए, हाँ, वह शांतिपूर्ण राजकुमार का वैध पुत्र है। लेकिन वास्तव में वह काफी दयनीय है। जब वह सिर्फ कुछ साल का था, तो शांतिपूर्ण राजकुमार ने अपनी राजकुमारी पत्नी को तलाक दे दिया और उसने पूरी तरह से उसकी उपेक्षा करते हुए उपपत्नी के सबसे बड़े बेटे का पक्ष लिया। इसके बारे में सोचें, मानव तस्करों ने एक राजकुमार के बेटे का अपहरण कर लिया था, जिससे पता चलता है कि उसके अपने परिवार को उसकी कितनी कम परवाह थी। अब वह बीजिंग लौटने के बजाय झोंगझू में रहकर अकेले छुट्टियां बिताना पसंद करेगा। मैं उसे पिछले कुछ वर्षों से जानता हूँ और मैंने उसे कभी भी स्वेच्छा से अपने परिवार के बारे में बात करते नहीं सुना। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका जीवन कितना कठिन रहा है। तो शांतिपूर्ण राजकुमार के प्रति अपना आक्रोश उस पर न निकालें। जियो येयांग की परिस्थितियों के बारे में जानने के बाद गू जियान ने भौहें चढ़ा दी और फिर चुपचाप दाओ हुआ की ओर देखा। उसके पास दाढ़ी नहीं थी, नहीं तो वह निश्चित रूप से इसे फुलाता और चमकता। मैंने उस पर अपना असंतोष कैसे निकाला? दाओ हुआ, आपने उससे खुद ही सड़क की मरम्मत करवाई। गू जियान, वह बड़ा और मजबूत है। दाओ हुआ, पर्वत इतना ऊंचा नहीं है, क्या सड़क की मरम्मत करने से उसकी मौत हो जाएगी? दाओ हुआ के पास शब्द नहीं थे। गू जियान ने उपहास किया और पूछा, क्या वह लड़का सोचता है कि मेरे और उसकी बहन के लिए सड़क की मरम्मत करना उसके अधीन है? दाओ हुआ ने अपने होंठ भींच लिए और बोलने की हिम्मत नहीं की। गू जियान ने हम्फ किया और अपनी बहन के निर्देशों को याद करते हुए अपने दिल में नाराजगी को दबा दिया और कुछ नहीं कहा। इस पर विचार करने के बाद दाओ हुआ ने कहा, मास्टर, जियो येयांग वास्तव में काफी समझदार है। मैं उसे तुरंत लिखूंगा, उसे आपके और शांतिपूर्ण राजकुमार के बीच की नाराजगी के बारे में बताऊंगा। अगर उसे पता होता कि गू परिवार उसके पिता के कारण नष्ट हो गया है, तो वह आपके पास आकर आपके लिए सड़क की मरम्मत करने को तैयार होगा। जैसे ही वह यह कह रही थी, उसने जाने के लिए कदम उठाया। गू जियान ने तुरंत उसे वापस बुलाया, उसे यह सब मत बताओ। दाओ हुआ दंग रह गया, क्यों नहीं? गू जियान कुछ हद तक निराश दिखाई दिए। आपके गुरु और बहन पहले से ही इतनी उम्र के हैं कि जीने के लिए बहुत साल नहीं बचे हैं। हम अब शांतिपूर्ण राजकुमार के निवास में उलझना नहीं चाहते हैं। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने बाकी दिन शांति और सुकून से गुजारूं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दाओ हुआ की ओर गंभीरता से देखा। यदि तुम अब भी मुझे अपना स्वामी मानते हो, तो आज जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे भूल जाओ।
दाओ हुआ ने चुपचाप कहा, मास्टर, मैं तब इसके बारे में बात नहीं करूंगा। जहां तक की बात है, अगर जियो येयांग इसे ठीक नहीं करेगा, तो मैं करूंगा। यदि आपको वास्तव में व्यक्तिगत रूप से इसे करने के लिए मेरी आवश्यकता है, तो यह भी ठीक है, लेकिन यह थोड़ा धीमा हो सकता है। गू जियान ने दाओ हुआ की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, तुम्हारे उस छोटे से फ्रेम के साथ सड़कों की मरम्मत। दाओ हुआ ने तुरंत उत्तर दिया, मास्टर, यदि आप मुझे नीची दृष्टि से देखेंगे, तो मैं इसकी मरम्मत के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। कृपया जैसे चाहे करो। गू जियान ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। दाओ हुआ मुस्कुराया और वहीं फैसला किया कि जियाओलियू लोगों के आने और अगले दिन सड़क की मरम्मत करने की व्यवस्था करेगा। उसे कम ही पता था कि अगले दिन जियाओलियू के काउंटी शहर के लिए रवाना होने से पहले जियाओ येयांग पहले ही डेफू को अपने साथ लेकर वापस आ चुका था। आप यहाँ फिर से क्यों हैं? दाओ हुआ ने आश्चर्य से जियो येयांग को देखा। जियो येयांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाने के बाद मैंने इसके बारे में सोचा। आपके गुरु ने वास्तव में मुझे किताबें देकर मुझ पर कृपा की, और चूंकि सड़क की मरम्मत मेरा अपना सुझाव था, चूंकि मैंने पहले ही अपनी बात वहां रख दी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उस पर अमल करना चाहिए। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, जियो येयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपना मन बदल लेंगे। हालांकि जब से आप मेरे मालिक और दादी गू को सड़क की मरम्मत में मदद करने आए हैं, मैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। जियो येयांग ने दाओ हुआ को तिरछी नजर से देखा और मुस्कुराने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं आपके लिए इसकी मरम्मत नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? दाओ हुआ ने तुरंत कहा, भविष्य में मुझे इस पर चलना होगा, है ना? चूंकि आप सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, तो क्या यह मेरे लिए भी सुविधाजनक नहीं है? आइए, मैं आपको पहले अपने मालिक और अन्य लोगों से मिलवाऊं, फिर हम चर्चा कर सकते हैं कि सड़क की मरम्मत कैसे की जाए। जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया और पहाड़ पर चढ़ते समय मुस्कुराते हुए दाओहुआ का अनुसरण किया। जियो येयांग की बार बार यात्रा के लिए लेडी यान और ग्रानी गू बहुत खुश थे, और हालांकि गू जियान ने सीधा चेहरा रखा, फिर भी कोई उसकी चमकती आंखों से देख सकता था कि वह कुछ हद तक प्रभावित था। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, जियो येयांग आपके और दादी गू के लिए सड़क की मरम्मत करने आया है। आपको क्या लगता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? गू जियान ने जियो येयांग पर नजर डाली, क्या आप इसे स्वयं ठीक करने जा रहे हैं? जियो येयांग ने सिर हिलाया, चूंकि यह मास्टर गू का अनुरोध है, जूनियर स्वाभाविक रूप से इसका पालन करेगा। गू जियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कुछ हद तक असंतुष्ट होकर कहा, तो आपका मतलब यह है कि आप केवल मेरे अनुरोध के कारण ही इसकी मरम्मत करने के लिए सहमत हुए थे। अपने दिल में आपने हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सड़क की मरम्मत के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस बयान ने न केवल जियो येयांग को कुछ हद तक असहज कर दिया, बल्कि दाओहुआ को भी लगा कि उसका अपना स्वामी अनुचित था। क्या यह स्पष्ट नहीं है? जियो येयांग, जो विलासिता की गोद में पले बड़े थे, ने हमेशा सब कुछ उनके हवाले कर दिया था। क्या वह दूसरों के लिए सड़क की मरम्मत की पहल करेगा? वे सगे रिश्तेदार या बुजुर्ग नहीं हैं, उसे इतना प्रयास करने की आवश्यकता क्यों होगी? यह देखकर कि उसका मालिक जियो येयांग के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, दाओहुआ ने असहाय भाव दिखाया और उसकी आस्तीन खींचने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। बगल में ग्रानी गू को भी 2 बार खांसी हुई। ग्रानी गू की खांसी सुनकर गू जियान ने तुरंत परेशान होना बंद कर दिया। ठीक है, यदि आप इसे ठीक करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। जब तक यह स्वीकार्य है, हमें इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया, अच्छा, फिर मैं जियो येयांग को तैयारी के लिए पहाड़ से नीचे ले जाऊंगा। इस समय दादी गू ने मुस्कुराते हुए जियो येयांग की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें दाओहुआ की दादी की तरह यंग यांग कह सकती हूँ? जियो येयांग ने तुरंत कहा, बेशक आप ऐसा कर सकती हैं, दादी, जैसा आप चाहें। जले हुए चेहरे और फिर भी बहुत कोमल आंखों वाली इस बूढ़ी दादी के प्रति उसके मन में अब भी सम्मान था। ग्रानी गू की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई, युवा यांग,
हम वास्तव में खुश हैं कि आप मेरे और मास्टर दाओहुआ के लिए सड़क की मरम्मत करने को तैयार हैं। यह सुनकर डी फू, जो जियो येयान के पीछे खड़ा था, की खुशी बढ़ गई। क्या यह बूढ़ी औरत मालिक को सड़क की मरम्मत करने से रोकने की कोशिश कर रही थी? कितनी दयालु आत्मा है। हालांकि अगले ही पल डी फू के चेहरे पर मुस्कान तुरंत कठोर हो गई। सड़क की मरम्मत में अपना समय लें, काम पूरा करने की कोई जल्दी नहीं है, बस अपने आप को थकाएं नहीं। उस बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए, जिसकी आंखें उसके मालिक को देख रही थीं, डी फू ने अंदर ही अंदर आह भरी। जैसी की आशा थी, वह बहुत अधिक आशान्वित था। स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनके लिए सड़क की मरम्मत करने का सम्मान कुछ ऐसा था जिसका आनंद सम्राट ने भी नहीं लिया था, न ही महारानी डोवेगर ने, न ही राजकुमार या पूर्व राजकुमारी कंसोर्ट ने। ये दो देश के बुजुर्ग थे जिनकी किस्मत अच्छी थी। वह क्या कह सकता था? कितना सौभाग्य। जैसे ही दाओहुआ जियो येयांग को पहाड़ से नीचे ले जाने वाला था, डी फू ने अचानक कहा, मास्टर, सड़क निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो सकती। इस दौरान हम कहाँ रहेंगे? नाव पर। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा। दाओहुआ ने तुरंत कहा, मेरी संपत्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपके लिए अस्थायी रूप से रहने के लिए कुछ कमरे खाली करने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। जियो येयांग सिर हिलाने ही वाला था कि उसने गू जियान को खांसते हुए सुना। जब उसने ऊपर देखा, तो उसने बूढ़े आदमी को अजीब तरह से कहते हुए देखा, नया मरम्मत किया गया घर बहुत गीला है, यह तुरंत रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। वह रुका, फिर अनिच्छुक लगते हुए जियो येयांग की ओर देखा, मेरे पास अगले दरवाजे पर एक खाली कमरा है। यदि आपके पास वास्तव में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप वहां रह सकते हैं। दाओहुआ खुशी से झूम उठा, सचमुच यह एकदम सही होगा। जियो येयांग भी बहुत खुश था। दाओहुआ मंदिर में रहने का मतलब था कि वह सुबह उठकर सबसे पहले दाओहुआ को देख सकता था, है ना? दाओहुआ जियो येयांग को उस कमरे का निरीक्षण करने के लिए ले गया जिसमें वह जाने वाला था। यह देखकर कि कमरा काफी साफ और विशाल था, जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया, फिर डेफू को अपने रोजमर्रा के कपड़े और अन्य आवश्यक सामान लाने के लिए पहाड़ के नीचे जाने का निर्देश दिया। इसके बाद दाओहुआ जियो येयांग को ताओहुआ पर्वत के चारों ओर भ्रमण के लिए ले गया। क्या तुम्हें पता चल गया कि सड़क कैसे बनानी है? जियो येयांग ने एक पल के लिए सोचा, यह सड़क आपके मालिक और दादी गू के लिए बनाई जा रही है, दोनों बुजुर्ग हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कोमल होनी चाहिए। अगर इसे सौम्य बनाना है, तो हम इसे सीधे पहाड़ की तलहटी से ऊपर तक नहीं बना सकते। इसे चारों ओर घूमना होगा। परिणामस्वरूप कुल लंबाई बहुत लंबी होगी। अगर मैं अकेले इस पर काम करता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। दाओहुआ ने कहा, अपना समय लें, कोई जल्दी नहीं है। फिर रुकते हुए, ठीक है, क्या आपके पास इसके लिए समय है? क्या आप अकादमी में कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं? जियो येयांग ने उसकी ओर देखा, अभी तुमने इसके बारे में सोचा? दाओहुआ ने कंधे उचकाए, मैं अकादमी में नहीं जाता, तो मैं इसे स्पष्ट रूप से कैसे याद रखूंगा? यह सब ठीक है ना? जियो येयांग ने उत्तर दिया, मैंने आने से पहले अकादमी को सूचित कर दिया था, यह ठीक है। दाओहुआ ने सिर हिलाया और पूर्वी नदी के किनारे की ओर इशारा किया, पहले घूमते समय मैंने वहां कई गूज़वॉर्म स्टोन देखे थे। चलो सड़क पर बिछाने के लिए कुछ चुन लेते हैं, इस तरह भले ही बारिश हो, हमें फिसलने की चिंता नहीं होगी। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, निश्चित रूप से पत्थर कंकड़ वाली सड़क का निर्माण पत्थर सीढ़ी वाली सड़क की तुलना में वास्तव में बहुत आसान है। कहने के तुरंत बाद जियो येयांग, एक कर्मठ व्यक्ति, ने गांव के मुखिया से एक टोकरी उधार ली और सीधे नदी के किनारे की ओर चल पड़ा जहां गूज़वॉर्म स्टोन स्थित थे। दाओहुआ ने भी उसका अनुसरण किया और अपनी पीठ पर एक छोटे आकार की टोकरी रखी। तुम्हारे मालिक ने अकेले मुझे सड़क की मरम्मत करने का काम सौंपा था, इसका क्या मतलब है? दाओहुआ को अपने साथ आते देख जियो येयांग की आंखों में मनोरंजन का स्पष्ट भाव था। दाओहुआ ने कहा, मैं बस कुछ गूज़वॉर्म स्टोन्स के परिवहन में मदद करूंगा।
मेरे मालिक इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? जियो येयांग ने पूछा, और अगर वह ऐसा करता है तो क्या होगा? दाओहुआ ने अपनी ठुड्डी उठाई, फिर मेरे पास उसे रोकने के लिए अपने शब्द हैं। इस सड़क का उपयोग उसे और दादी गू द्वारा किया जाना है। उसके शिष्य के रूप में कुछ पितृभक्ति की पेशकश करने में क्या गलत है? जियो येयांग हंसा और कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते पर तेजी से चला। शीघ्र ही वे नदी तट पर पहुंच गए। यहाँ वास्तव में बहुत सारे गूज वॉर्म स्टोन हैं, दाओहुआ ने कहा और जियो येयांग को तेजी से उन्हें पैक करना शुरू करते हुए देखा। उसने भी अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और काम पर लग गई। ठीक है, बहुत हो गया, अब और पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब जियो येयांग ने रुकना शुरू किया तो टोकरी गूज वॉर्म स्टोन से केवल 1/3 भरी हुई थी। दाओहुआ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और टोकरी को गूज वॉर्म स्टोन से भरना जारी रखा। ऐसा करते समय उसने कहा, इसमें क्या अच्छा है? पहाड़ की तलहटी से नदी के किनारे तक की दूरी कम नहीं है। मुझे आगे पीछे भागने से बचने के लिए और अधिक पैक करने की जरूरत है। यह देखकर जियो येयांग को थोड़ा असहाय महसूस हुआ और उसने अपनी टोकरी भरने की जल्दी की, फिर दाओहुआ को रोकने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर कि उसने अपनी टोकरी 2/3 गूज वॉर्म स्टोन से भर दी है, उसने बस उन्हें बाहर डालना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हो? जियो येयांग बहुत तेज था, और जब तक दाओहुआ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, उसकी टोकरी में केवल आधे गूज वॉर्म स्टोन बचे थे। दाओहुआ को गुस्से से भरते हुए अपनी ओर घूरते हुए देखकर जियो येयांग ने धैर्यपूर्वक कहा, मैं पहले से ही खुश हूं कि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं। वास्तव में आपको गूज वॉर्म स्टोन्स ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं वैसे भी बेकार हूँ, और आपको कुछ ले जाने में मदद करने से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, है ना? यह सुनकर जियो येयांग तुरंत जानबूझकर मुस्कुराया, आप मेरी मदद कर रहे हैं? देखो, टोकरी में अभी भी बहुत सारे गूज वॉर्म स्टोन हैं, है ना? दाओहुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, यह बिल्कुल भी नहीं है। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, लड़कियों की त्वचा नाजुक होती है, क्या आपको लगता है कि आप मेरी तरह सख्त त्वचा वाली हैं? अगर मैं वास्तव में आपको गूज वॉर्म स्टोन्स की पूरी टोकरी ले जाने दूं, तो आज रात तक आपके कंधे सूज गए होंगे और लाल हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास अभी भी ताकत है। रास्ते के लिए आवश्यक कुछ गूज वॉर्म स्टोन ले जाना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। यह कहने के बाद उसने टोकरी को दाओहुआ के कंधों पर उठा लिया। आओ, इसे ले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। इस प्रकार दाओहुआ गूज वॉर्म स्टोन से लगभग 1/3 भरी टोकरी के साथ ही वापस चल सका। दाओहुआ पर्वत की चोटी पर गू जियान ने चुपचाप 2 आकृतियों को नदी के किनारे से आगे पीछे आते हुए गूज वॉर्म स्टोन्स को ले जाते हुए देखा। किसी समय उनके आमतौर पर मुस्कुराने वाले चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभर आई। पूरे दिन गूज वॉर्म स्टोन ढोने के बाद उस शाम दाओहुआ के कंधों में असहनीय दर्द हुआ। वांग मनमन ने धोने के लिए गर्म पानी लेकर कमरे में प्रवेश किया और देखा कि दाओहुआ अपने हाथ से उसके एक कंधे की मालिश कर रही थी। उसने जल्दी से कहा, मिस, आपको पहले सफाई करनी चाहिए, और फिर मैं आपकी मालिश कर दूंगी। दाओहुआ ने मना नहीं किया और सिर हिलाया। फ्रेश होने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। ओह, यह इतना लाल क्यों है? दाओहुआ के कंधों पर 2 आकर्षक लाल निशान देखकर वांग मेनमेन आश्चर्य से चिल्लाया। दाओहुआ मुड़ी और उसे चुप कराने के लिए अपनी तर्जनी उसके होठों पर रख दी। अपनी आवाज धीमी रखें। क्या आप दादी को यहाँ लाना चाहते हैं? वांग मेनमेन ने दाओहुआ के कंधों को धीरे से सहलाते हुए अपनी आवाज धीमी की। फुसफुसाए, मिस, आप कल गूज वॉर्म स्टोन्स ले जाना बंद क्यों नहीं कर देती? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जियो येयांग अकेला हो जाएगा, जो बहुत अकेला होगा। वांग मैनमेन एक पल के लिए चुप हो गए, फिर अपने साथ कम ले जाओ। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, मैं पहले से ही बहुत कम सामान ले जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरी त्वचा कितनी संवेदनशील है, जरा सा छूने पर यह लाल हो जाती है। यह डरावना लगता है, लेकिन इतना दर्दनाक नहीं है। लेकिन जियो येयांग, वह हमेशा पूरा भार लेकर चलता है।
मैंने देखा, और रस्सियां उसके कंधों के चारों ओर इतनी कसकर लिपटी हुई हैं, उसे आज बहुत पीड़ा हो रही होगी। वांग मैनमेन ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मास्टर गू ने लिटिल प्रिंस को खुद सड़क पर काम क्यों कराया। क्या किसी और से यह काम करवाना जल्दी नहीं होगा? उसके लिए इसे कठिन क्यों बनाया जाए? दाओहुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके मालिक को अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी वो गू परिवार के घर के जलने पर लटका हुआ था। प्रिंस एंड जिंग के साथ हिसाब किताब तय करने में असमर्थ, वह इसे केवल जियो येयांग पर ही निकाल सकता था। इस तरह सोचते हुए दाओहुआ को जियो येयांग के लिए और भी अधिक खेद महसूस हुआ। प्रिंस एंड जिंग का पक्ष जीतने में असमर्थ, फिर भी उसे प्रिंस का कर्ज उठाना पड़ा। इसके बारे में सोचते हुए उसे सचमुच उसके लिए घुटन महसूस हुई। बेचारा बच्चा। तभी अगले दरवाजे से लेडी यान का फोन आया और दाओहुआ ने तुरंत वांग मैनमेन को जांच के लिए भेजा। जल्द ही वांग मैनमेन वापस आए और कहा, मिस, दादी स्नान करना चाहती हैं, मुझे उन्हें पानी लाने में मदद करने की जरूरत है। मैं आपके कंधों की मालिश करने के लिए बाद में वापस आऊंगा। दाओहुआ ने उसे विदा किया, दादी की जरूरतें अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरे कंधे की चिंता मत करो, तुम जाओ। एक बार वांग मैनमेन के चले जाने के बाद दाओहुआ बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, जल्दी से सो जाने का इरादा रखते हुए, लेकिन उसके कंधे में जलन के कारण असहजता हो रही थी, जिससे उसे कुछ दवा लगाने के लिए उठना पड़ा। दवा लगाने के बाद दाओहुआ को काफी बेहतर महसूस हुआ। उसने दवा की शीशी नीचे रख दी और वापस सोने के लिए तैयार हो गई। हालांकि केवल कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गई। जियो येयांग इस बार इतनी जल्दी में आया था। क्या वह अपने साथ कोई दवा लाया था? उस विचार के साथ दाओहुआ कपड़े की रैक के पास गया, फिर से कपड़े पहने, मेज से दवा उठाए और कमरे से बाहर चला गया। मालिक, थोड़ा सहन करें, यह नौकर इसे शांत करने के लिए थोड़ा गर्म पानी लाएगा। जैसे ही दाओहुआ ने आंगन में कदम रखा, उसने डेफू को रसोई की ओर तेजी से जाते देखा। यह देखकर कि जियो येयांग के कमरे का दरवाजा खुला था, वह सीधे अंदर चली गई। जियो येयांग, जो शर्टलेस था और बिस्तर पर लेटा हुआ था, ने दाओहुआ की आवाज सुनी और जल्दी से उठने की कोशिश की और अपने कपड़े उठाए। लेकिन तभी उसने दाओहुआ को कमरे में प्रवेश करते देखा। जियो येयांग को बिना शर्ट के देखकर दाओहुआ घबरा गया, और दाओहुआ के अचानक प्रवेश से स्तब्ध जियो येयांग भी स्तब्ध रह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अपेक्षा के अनुरूप कोई चीख पुकार नहीं थी, न ही भागने के लिए शर्म से चेहरा ढका था। दाओहुआ को चौड़ी आंखों से अपनी ओर घूरते देखकर जियो येयांग की गर्दन और कान स्पष्ट रूप से लाल हो गए। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पकड़ी और उसे बेतरतीब ढंग से पहन लिया। तभी जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर घूरकर देखा और अपनी आवाज धीमी करके पूछा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों हो? दरवाजे तक दाओहुआ भी होश में आ गई थी। जियो येयांग को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखकर, जैसे कि एक सभ्य महिला ने एक लंपट व्यक्ति की झलक देख ली हो, वह तुरंत अवाक रह गई और खुश हो गई। वो उस लड़के की कांस्य त्वचा और उसके 8 पैक एब्स पर कुछ अतिरिक्त नजर डालने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या इसका मतलब यह है कि उसे भेड़िए की तरह बचाना होगा? दाओहुआ ने चिल्लाते हुए कहा, जियो येयांग, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा बनने की जरूरत है? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे शरीर पर नजर डालने से ज्यादा कुछ किया। इसमें बड़ी बात क्या है? जियो येयांग दिल से असहज महसूस कर रहा था, और इन शब्दों को सुनकर उसने कहा, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, क्या आप मुझे पीछे मुड़कर देखने की अनुमति दे सकते हैं? दाओहुआ की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। जियो येयांग, क्या तुम मौत मांग रहे हो? उसने कहा, और फिर अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि वह मुक्का मारने वाली है। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, जियो येयांग को एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए उन्होंने कहा, पहले आप ही बकवास कर रहे थे, मैं तो बस आपकी बात मान रहा था। दाओहुआ ने क्रोधित होकर कहा, आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? आप एक पुरुष हैं, और मैं एक महिला हूँ। अगर मैं आप पर नजर डालूं, तो आप नुकसान में नहीं हैं।
दाओहुआ को यह कहते हुए सुनकर जियो येयांग के पास कुछ भी नहीं था। यह किस तरह का तर्क है? आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार अगर मैं आपकी तरफ देखता हूँ। उसकी आवाज धीमी हो गई और वह बुदबुदाया, अगर मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो आप भी नुकसान में नहीं हैं, क्या आप मुझे देखने देंगे? दाओहुआ ने जियो येयान के होठों को हिलते हुए देखा, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? जियो येयांग ने तिरस्कार पूर्वक अपना हाथ लहराया और मेज पर बैठ गया। भूल जाओ, मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं है। बहुत देर हो गई है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? दाओहुआ ने सूंघते हुए दवा की बोतल अपने हाथ में उठाई, मैं आपके लिए दवा लाया हूँ। क्या आपको यह चाहिए या नहीं? जियो येयांग ने बार बार सिर हिलाया। उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली थी और उसके कंधे में तेज दर्द हो रहा था। हाँ, बिल्कुल, मैं यह चाहता हूँ। वह दरवाजे की ओर कुछ कदम बढ़ा और दाओहुआ के हाथ से दवा लेने के लिए आगे बढ़ा। दाओहुआ ने जियो येयांग की पकड़ से बचने के लिए अपना हाथ उठाया और उस पर भौं चढ़ाते हुए कहा, क्या अब तुम मुझसे नहीं डरते? जियो येयांग ने दाओहुआ को निराशा से देखा, मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? दाओहुआ ने अपने होंठ सिकुड़कर कहा, तो फिर तुम मुझे अभी ऐसे क्यों देख रहे थे मानो तुमने कोई भेड़िया देखा हो? मानो मैं जा रहा था। पूर्वजों की रूढ़िवादिता को ध्यान में रखते हुए दाओहुआ ने समय रहते खुद को रोक लिया और जारी नहीं रखा, लेकिन जियो येयांग ने कहा, जैसे कि आप क्या करने जा रहे थे? दाओहुआ ने अपनी मुट्ठी बंद की और जियो येयांग के सामने लहराए, मानो मैं तुम्हें पीटने जा रही थी। इतना कहने के बाद उसने दवा की बोतल जियो येयांग को सौंप दी। जैसे ही जियो येयांग ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ की हरकत से उसके कपड़े थोड़े खुल गए और दाओहुआ ने तुरंत उसके कंधे पर स्पष्ट चोट देखी। यह इतना गंभीर कैसे हो गया? दाओहुआ खुद को रोक नहीं सकी और झपट्टा मारकर जियो येयांग की जैकेट खोल दी। घबराहट में जियो येयांग ने कपड़े वापस अपने चारों ओर लपेटने की कोशिश की और ऐसा करते समय उसने गलती से दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया, जिसने अभी भी उसकी जैकेट पकड़ रखी थी। जब डेफू गर्म पानी लेकर वापस आया, तो उसने देखा कि दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे और कपड़े खींच रहे थे। बजना। पानी के बेसिन के फर्श पर गिरने की आवाज ने दाओहुआ और जियो येयांग दोनों को देखने पर मजबूर कर दिया। दाओहुआ, डेफू, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने खुद को नहीं जलाया, क्या तुमने? जियो येयांग ने समय पर दाओहुआ का हाथ छुड़ाया, उससे दवा ली और अपने कमरे में वापस चला गया। मुझे दवा मिल गई है। आप अब वापस जा सकते हैं। टकराना। दरवाजा कसकर बंद देखकर दाओहुआ व्यंग्य से मुस्कुराया और डेफू की ओर मुड़ा, तुम्हारा मालिक काफी असभ्य है। डेफू ने एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। दाओहुआ ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं जियो येयांग के लिए दवा लाया हूँ। आपको उसे बाद में अच्छी तरह रगड़ना चाहिए, और एक रात के आराम के बाद कल यह काफी बेहतर होगा। डेफू ने सिर हिलाया, हाँ, यह नौकर जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेगा। तो फिर मैं जा रहा हूँ। जैसे ही डेफू ने दाओहुआ की प्रस्थान आकृति को देखा, उसने अंततः राहत की सांस ली, गिरे हुए बेसिन को उठाने के लिए नीचे झुका और उसे फिर से गर्म पानी से भरने ही वाला था कि दरवाजा फिर से खुल गया। डेफू जल्दी से बेसिन के साथ कमरे में दाखिल हुआ, और प्रवेश करते ही उसने अपने मालिक को अपने ही हाथ को ध्यान से घूरते हुए देखा। अगली सुबह नाश्ते के दौरान जियो येयांग ने दाओहुआ को देखा और अभी भी उसकी नजरें थोड़ी अस्पष्ट लग रही थीं, फिर भी दाओहुआ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जियो येयांग, मैंने कल रात इसके बारे में सोचा था, हमारी तरह अपनी पीठ पर टोकरियों में गूज वॉर्म स्टोन ले जाना थोड़ा धीमा है। गांव के मुखिया के पास एक गाड़ी है, चलो बाद में इसे उधार लेते हैं, जिससे चीजों में तेजी आएगी और आपके पास भी आसान समय होगा। दाओहुआ ने दलिया पीते हुए और अपने विचार साझा करते हुए कहा। जियो येयांग ने सिर हिलाया, मुझे इस क्षेत्र में अनुभव नहीं है, इसलिए यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो जैसा आप कहते हैं वैसा ही करें। दाओहुआ मुस्कुराया और सिर हिलाया, ठीक है। दादी यान, ग्रैनी गू और गू जियान ने दोनों को चर्चा करते और सहयोग करते देखा,
और उन सभी के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी। दरअसल परिवहन के लिए गाड़ी का उपयोग करना बहुत तेज था, इसलिए जियो येयांग ने आगे से खींच लिया जबकि दाओहुआ ने पीछे से धक्का दिया। कई व्यस्त दिनों के बाद वे अंततः फर्श के लिए आवश्यक सभी गूज स्टोन को पहाड़ की तलहटी में ले जाने में कामयाब रहे। अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए जियो येयांग ने कहा, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होना चाहिए, भले ही हम कम हैं, यह ज्यादा नहीं हो सकता है। जरूरत पड़ने पर हम हमेशा बाद में और अधिक परिवहन कर सकते हैं। दाओहुआ ने सिर हिलाया, अगला कदम क्या है? जियो येयांग ने अपनी छाती से कागज का एक टुकड़ा निकाला और दाओहुआ ने झुककर देखा कि यह ताओहुआ पर्वत का एक सरल स्थलाकृतिक मानचित्र था। आपने इसे कब बनाया? यह मत कहो, यह वास्तव में काफी सटीक दिखता है, उसने टिप्पणी की। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे अपने खाली समय में बनाया था। वहाँ आड़ू के बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, और मैंने रंग भी नहीं जोड़ा है, तो यह सटीक कैसे दिख सकता है? फिर भी मैंने ताओहुआ पर्वत को एक नज़र में पहचान लिया। दाओहुआ की नज़र ड्राइंग से हटकर जियो येयांग की ओर चली गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जियो येयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में ड्राइंग की प्रतिभा होगी। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, मैं भूदृश्य बना सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों का चित्र बनाने में सबसे अच्छा हूँ। क्या आप मुझसे अपना चित्र बनाने में रुचि लेंगे? दाओहुआ की आंखें चमक उठी, सचमुच? उसने उत्सुकता से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बहुत दिलचस्पी है। यदि आप इसे अच्छी तरह से बनाते हैं, तो मैं तस्वीर को फ्रेम करवाऊंगी और इसे हर दिन प्रशंसा करने के लिए अपने कमरे में लटका दूंगी। जियो येयांग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, यांग यी, मुझे तुमसे इतनी व्यर्थ होने की उम्मीद नहीं थी। उसके चिढ़ाने को नजरअंदाज करते हुए दाओहुआ ने जवाब दिया, खुद को देखना पसंद करने में क्या बुराई है? जियो येयांग ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं, आप जो चाहें वह करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर उसने ताओहुआ पर्वत के मानचित्र पर अपनी नजर डाली, यह सड़क के लिए नियोजित मार्ग है। आप क्या सोचते हैं? परिश्रम पूर्वक इसकी समीक्षा करते हुए दाओहुआ ने टिप्पणी की, यह बहुत अच्छा है, उबड़ खाबड़ पैच से बचते हुए। हालांकि यह थोड़ा लंबा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क की मरम्मत के दौरान दादी यान ने वांग मनमन के साथ भोजन तैयार किया था। दादी यान की विशेष और पसंदीदा डिश उबले हुए अंडे का कस्टर्ड थी। एक दिन दोपहर में जब दाओहुआ और जियो येयांग दोपहर के भोजन के लिए वापस आए और मेज पर अंडा कस्टर्ड देखा, तो दाओहुआ का चेहरा तुरंत उतर गया। दादी, क्या मैं अंडा कस्टर्ड नहीं खा सकता? वह बचपन से ही अंडे का कस्टर्ड खाती थी और हाल के वर्षों में अपने माता पिता के साथ रहने के बाद वह इससे छुटकारा पाने में सक्षम थी। उसने सड़क की मरम्मत के दौरान दोबारा इसका सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। दादी यान ने सख्ती से कहा, नहीं, जब आप छोटे थे तब से आपको हमेशा अंडे नापसंद रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप अपने माता पिता के साथ रहे हैं और मैंने आपको इसके बारे में परेशान नहीं किया है। आपने इसे केवल कुछ दिनों तक खाया है और अब आप इसे छोड़ना चाहते हैं। कोई विकल्प न होने पर दाओहुआ पूरी तरह से निराश होकर बैठ गया और अंडे के कस्टर्ड से भरे कटोरे का सामना किया। खाओ, दादी गू ने दाओहुआ को चम्मच देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अंडे बहुत पौष्टिक होते हैं और मुझे लगता है कि आपकी दादी जो अंडा कस्टर्ड बनाती हैं वह बेहद स्वादिष्ट है। दाओहुआ ने कड़वी मुस्कान के साथ चम्मच उठाया, यह सोचकर कि सबसे स्वादिष्ट भोजन भी लगभग 10 वर्षों के बाद थकाऊ हो जाएगा। कुछ काटने के बाद दाओहुआ अब अपना चम्मच नहीं हिलाना चाहती थी। दादी यान ने तुरंत देखा, क्या आपने पहले ही खाना खत्म कर लिया है? आपको खाना बर्बाद करने की अनुमति नहीं है। दाओहुआ के कड़वे रूप को देखकर जियो येयांग ने जल्दी से अंडा कस्टर्ड का अपना कटोरा खत्म किया और फिर मुस्कुराते हुए दादी यान से कहा, दादी, आपका अंडा कस्टर्ड वास्तव में स्वादिष्ट है। मेरे पास यह कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। बूढ़ी महिला यान तुरंत अपनी आंखें सिकोड़कर मुस्कुराई, फिर मैं अगली बार आपके लिए कुछ और बनाऊंगी। जियो येयांग ने कहा, ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, दाओहुआ वैसे भी इतना नहीं खा सकता है, मैं बस उसे हर बार थोड़ा सा खाने में मदद करूंगा।
दाओहुआ की आंखें चमक उठी और उसने बार बार सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। बूढ़ी महिला यान ने अपनी पोती की ओर देखा। फिर भी तुम्हें आज अपना भोजन पूरा करना होगा, कोई बर्बादी नहीं, दाओहुआ ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक पतला हाथ दिखाई दिया, जो उसके सामने अंडे का कस्टर्ड ले जा रहा था। उसने ऊपर देखा तो यह जियो येयांग था। जियो येयांग ने ओल्ड लेडी यान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड लेडी, अगर दाओहुआ इसे नहीं खाएगा तो मैं खाऊंगा, इसलिए यह बर्बाद नहीं होगा। फिर उसने डाइनिंग टेबल पर मौजूद कुछ लोगों की निगरानी में अंडा कस्टर्ड खाया। समाप्त होने के बाद दाओहुआ ने डरते हुए कहा, जियो येयांग, मैं पहले ही उस अंडे का कस्टर्ड खा चुका हूँ। जियो येयांग का चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने एक सहज मुस्कान दी। आपने सड़क निर्माण में मेरी मदद की, और मैं आपको कुछ खाने में मदद कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? इसके अलावा क्या हमें वास्तव में एक दूसरे के साथ स्पष्ट होने की जरूरत है? इसके बाद उन्होंने अन्य व्यंजनों में अपनी मदद की। आज बनाया गया टोफू वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और खीरा, यह विशेष रूप से कुरकुरा है। हरी फलियां भी बुरी नहीं हैं। उसे इतने चाव से खाते देखकर मेज पर मौजूद 3 बुजुर्गों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत, आप चिकन लेग्स को इतना स्वादिष्ट बनाती हैं। याद है कि कुछ दिन पहले आप उन्हें खाने के लिए कैसे चिल्ला रही थीं? जियो येयांग ने दाओहुआ को मुर्गे की टांग परोसी, और जब वो उसे कुतरने में व्यस्त थी और उसकी ओर नहीं देख रही थी तभी उसने चुपचाप राहत की सांस ली। आज का दिन लापरवाह था। एक पल के लिए भावना में खोकर उसने वह अंडा कस्टर्ड खा लिया जो दाओहुआ ने चखा था, और दूसरों के सामने ऐसा किया जो वास्तव में थोड़ा आवेगपूर्ण था। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली, और यह देखकर कि उसके चेहरे का रंग नहीं बदला है, उसने खाना जारी रखा। 1 महीने के अधिकांश समय तक खुद को व्यस्त रखने के बाद ताओहुआ पर्वत तक सड़क लगभग समाप्त हो गई थी। अब केवल आखिरी हिस्सा बचा था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हें गूज वॉर्म स्टोन ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूँ। दाओहुआ को फिर से पहाड़ की तलहटी से गूज वॉर्म स्टोन लाते देखकर जियो येयांग ने जल्दी से अपना काम बंद कर दिया और टोकरी को उसकी पीठ से उतारने के लिए ऊपर चला गया। दाओहुआ ने रुमाल निकाला और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैं यथासंभव मदद करना चाहता हूँ। जियो येयांग ने टोकरी नीचे रखी, दाओहुआ का हाथ पकड़ा, उसे पास के एक पत्थर के पास ले गया, फिर उसे बैठने के लिए दबाया और उसके कंधों पर हाथ रखकर गंभीरता से कहा, यान यी, मैं इसे एक बार फिर कहूंगा, बस मेरे पास बैठना सबसे बड़ी मदद है जो आप मुझे दे सकते हैं। इस तरह का कठिन काम एक युवा महिला के लिए नहीं है, तुम्हें वह मिल गया। जियो येयांग की गंभीरता ने दाओहुआ को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, खासकर जब से वे काफी करीब थे, और उसकी स्पष्ट, उज्ज्वल आंखों में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखकर अकथनीय भावना का एक उछाल अचानक उसके दिल में आ गया। इससे पहले कि वह उस भावना को समझ पाती, जियो येयांग ने उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसके कंधे हिलाए, जिससे वह वापस होश में आ गई। आह, तुमने क्या कहा? दाओहुआ के हतप्रभ रूप को देखकर जियो येयांग ने असहाय होकर अपना सिर ढक लिया। यान यही, मेरी तरफ से आपकी कंपनी मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है, क्या आपने स्पष्ट रूप से सुना? क्या मुझे इसे दोहराना चाहिए? दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, आप जारी रखें, मैं बस शांत बैठूंगी। ताओहुआ पर्वत पर 1 मीटर चौड़ा और कई 100 मीटर लंबा गूज वॉर्म स्टोन पथ पूरा हो चुका था। इस समय जियो येयांग दाओहुआ के साथ अंतिम निरीक्षण कर रहा था। जियो येयांग को यहाँ कुदाल से थपथपाते और वहां पैच लगाते हुए, ध्यान से और कर्तव्य निष्ठा से निरीक्षण करते हुए, दाओहुआ, जो पीछे चल रहा था, मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा बगल में देखा। इस सड़क निर्माण ने जियो येयांग के बारे में उसकी समझ को एक बार फिर गहरा कर दिया था। जब उन्होंने पहले एक साथ समय बिताया था, तो वह ज्यादातर फुर्सत में था, साथ खाना, पीना और खेलना, और उसने कभी उसे कार्यभार संभालते और अपने काम के प्रति गंभीर होते नहीं देखा था। सड़क निर्माण की शुरुआत में वह वास्तव में चिंतित थी। आखिरकार यह भारी और कठिन काम था,
और उसे डर था कि वह, एक युवा मास्टर जो विलासिता में बड़ा हुआ था, ऐसी कठिनाई सहन नहीं कर सकता। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसने वास्तव में जियो येयांग को कमाका था। उस आदमी का स्वभाव लचीला था, यहाँ तक उसके कंधों और हाथों पर छाले पड़ जाने पर भी वो अपने दांत पीसता रहता था और अगले दिन भी जारी रखता था, और एक महान बेटे से अपेक्षित कमजोरी नहीं दिखाता था। किसानों के बीच इस तरह की दृढ़ता इतनी आम हो सकती है कि इसे कुछ खास नहीं माना जा सकता, लेकिन जब इसका श्रेय उन्हें दिया गया, तो इसने उन्हें अचानक अलग कर दिया। यह आदमी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, उसके पास वास्तव में पर्याप्त कौशल थे। योजनाएं बनाने और सर्वेक्षण करने से लेकर सड़क निर्माण के वास्तविक कार्यान्वयन तक, इस व्यक्ति के पास प्रत्येक चरण के लिए अपनी योजना और आकस्मिकताएं थीं। जब अप्रत्याशित मुद्दे उठते थे, तो वह शांति से प्रतिक्रिया दे सकता था, जिससे वह कई बार प्रभावित होती थी। कुल मिलाकर वह ऐसा व्यक्ति था जो जिम्मेदारी उठा सकता था और भरोसेमंद था। क्या आपको लगता है कि मुझे पहाड़ पर एक मंडप बनाना चाहिए? सड़क का निरीक्षण करने के बाद जियो येयांग पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में केवल एक फूस की झोपड़ी थी, जो बहुत सरल लग रही थी, इसलिए उन्होंने एक मंडप बनाने के बारे में सोचा। पूछने के बाद उसने थोड़ी देर तक दाओहुआ का उत्तर नहीं सुना, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा, मजे से, कि वह फिर से दिवास्वप्न देख रही थी। अरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपने मुझे सुना? दाओहुआ वास्तविकता में वापस आया, पलकें झपकाईं और पूछा, आपने क्या कहा? जियो येयांग के पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। हाल ही में आपके साथ क्या हो रहा है? आप हमेशा इतने विचलित रहते हैं। दाओहुआ ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, आपने मुझे चकित कर दिया है, आप जानते हैं। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि जब आप अपने काम के प्रति गंभीर होते हैं तो आप वास्तव में अच्छे दिखते हैं? बोलने के बाद उसने अपनी प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं छिपाते हुए उसे अंगूठा भी दिया। इस तरह की स्पष्ट प्रशंसा से जियो येयांग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो गुप्त रूप से प्रसन्न और आनंदित हुए बिना नहीं रह सका। दाओहुआ को सीधे अपनी ओर घूरते देखकर उसके कानों में थोड़ी गर्मी महसूस हुई और उसे अप्रत्याशित रूप से थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने झट से अपनी निगाहें घुमाईं, उसे अपनी परेशानी छुपाने के लिए विषय बदलना पड़ा। बाद में, मैं एक मंडप बनाने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि दादी गू और मास्टर गू को चाय पीने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए जगह मिल सके जब उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं हो। लगभग 1 महीने की संगति के बाद उसने पाया कि दादी गू और मास्टर गू दोनों उसके प्रति बहुत दयालु थे। यह दयालुता दूसरों से अलग महसूस होती थी, जिससे उसमें हमेशा देखभाल और सुरक्षा की भावना बनी रहती थी। उसने इस प्रकार की अनुभूति केवल अपने शाही चाचा, चाचा और मिलिन विला के व्यक्ति के साथ अनुभव की थी। वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे इस निकटता पर कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में, उसने कुछ हद तक इसका आनंद लिया था। दाओहुआ तुरंत सहमत हो गया, यह बहुत अच्छा लगता है। ओह, और क्या आप मेरे लिए भी एक झूला बना सकते हैं? अगले साल, जब आड़ू के फूल खिलेंगे, मैं आड़ू के फूलों की बारिश के बीच झूल सकूंगा। जियो येयांग ने उस दृश्य की कल्पना की और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आप वास्तव में जानते हैं कि खुद का आनंद कैसे लेना है। दाओहुआ ने अपना सिर पीछे झुकाया और गर्व से पुष्टि की, बेशक। उस शाम रात्रि भोज में जियो येयांग ने एक मंडप बनाने की अपनी योजना का उल्लेख किया और दादी गू मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया, जबकि गू जियान ने बिना शर्त हम कहा। जियो येयांग को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह मास्टर गू के स्वभाव को समझ गया था, गंभीर, हंसने हंसाने या बातूनी होने की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन वास्तव में एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति। अगली सुबह जियो येयांग अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए जल्दी उठ गया। उसे अभ्यास करते अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो गू जियान उसे चुपचाप देख रहा था। जारी रखो, रुको मत। जियो येयांग ने रुकने और अपना सम्मान देने का इरादा किया था, लेकिन यह सुनने के बाद वह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास जारी रखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दोबारा एक राउंड पूरा करने के बाद
जियो यांग थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन गु जियान ने फिर से बात की। उसके पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने अपनी तलवार आगे बढ़ाई, धमाके से उसके हाथ में मौजूद तलवार एक पेड़ की शाखा से नीचे गिर गई। कार्रवाई में पर्याप्त तेज नहीं और पर्याप्त निर्णायक भी नहीं। इस तरह के प्रदर्शन के साथ, यदि आपका सामना किसी वास्तविक तलवारबाजी विशेषज्ञ से होता है, तो आपने अपनी तलवार भी नहीं खींची होगी, इससे पहले कि वे आपकी जान ले लें। जियो येयांग ने गु जियान को आश्चर्य से देखा, इतना कि उसे अपनी बांह की सुन्नता का भी ध्यान नहीं रहा, और आश्चर्य से पूछा, मास्टर गु, क्या आप मार्शल आर्ट भी जानते हैं? गु जियान ने जियो येयांग पर भावहीन दृष्टि से देखा, इसे उठाओ, जारी रखो। जियो येयांग ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और फिर कठोर प्रशिक्षण का एक नया दौर शुरू किया। हालांकि गु जियान के मार्गदर्शन से कई स्थानों पर जहां जियो येयांग का अभ्यास सुचारू नहीं था, समाधान किया गया। दाओहुआ को भी सुबह सुबह अपने चाबुक के साथ अभ्यास करने की आदत थी, लेकिन वह जियो येयांग की तरह जल्दी नहीं उठती थी। आज वो हमेशा की तरह अपने चाबुक के साथ यार्ड में आई और उसने देखा कि उसका मालिक जियो येयांग को अंगूठे जितनी मोटी पेड़ की शाखा से पीट रहा था। और जियो येयांग वह एक बार भी चकमा देने में कामयाब नहीं हुआ। दाओहुआ के पास भी एक समझदार नजर थी, और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका मालिक जियो येयांग को निर्देश दे रहा था, और इससे भी अधिक ऐसा लग रहा था कि वह काफी कुशल था। उसकी आंखें चमक उठी और वह उत्साह से दौड़ पड़ी। मास्टर जी, आप मार्शल आर्ट भी जानते हैं? गु जियान ने अपने प्रशिक्षु की ओर घूर कर देखा। चले जाओ। दाव हुआ, लेकिन नहीं, देखो मैंने अपने चाबुक का अभ्यास कैसे किया है, और मुझे कुछ मार्गदर्शन भी दो। यह सुनकर गु जियान के चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी। तुम जैसी लड़की मार्शल आर्ट का अभ्यास किस लिए कर रही है? दाओहुआ ने असंबद्धता से बहस करते हुए गला दबा दिया। बेशक, यह खुद को बचाने के लिए है। अगर मैं कुंग फू जानता हूँ, तो जो कोई भी मुझे धमकाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे पीट दूंगा। गु जियान, आपको बस उन जहरों में महारत हासिल करने की जरूरत है जिन्हें बनाना मैंने आपको सिखाया है। कौन आपको धमकाने की हिम्मत करेगा? बस कुछ छर्रे फेंकने से एक गुच्छा खत्म हो सकता है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में परेशान क्यों हूँ? दाओहुआ आश्चर्यचकित रह गई। उसके तर्क को सही पाते हुए वो खंडन नहीं कर सकी। अपने प्रशिक्षु के होठों को थपथपाते हुए देखकर गु जियान ने अपना स्वर नर्म किया। ठीक है, अधिक अभ्यास के साथ भी आपके विप कौशल औसत दर्जे के हैं। जब मेरे पास समय होगा, तो मैं आपको फुटवर्क का एक सेट सिखाऊंगा, इसे संयोजन में उपयोग करूंगा, और जब आप बाहर जाएंगे, तो यह कम से कम किसी को धोखा दे सकता है। दाओहुआ का चेहरा चमक उठा। धन्यवाद, मास्टर। इसके बाद के दिनों में, जब भी उनके पास समय होता, दाओहुआ और जियो येयांग गु जियान का पीछा करते थे, और गु जियान ने धैर्यपूर्वक उन दोनों को निर्देश दिया। मार्शल आर्ट के मामले में गु जियान ने दाओहुआ के प्रति एक हस्तक्षेप रवैया अपनाया, लेकिन जियो येयांग के साथ असाधारण रूप से सख्त था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मालिक मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहा है? मंडप बनने के बाद जियो येयांग ने दाओहुआ के लिए झूला लगाना शुरू किया और काम में व्यस्त रहने के दौरान उससे बात की। यह सुनकर दाओहुआ कुछ अवाक रह गया। तुम्हें लगता है कि मेरा मालिक तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? हर बार जब वह जियो येयांग को डी फू के सहारे अपने कमरे में वापस जाते हुए देखती थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाती थी, लेकिन सोचती थी कि क्या उसका मालिक कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध चुका रहा है। जियो येयांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक, सख्त शिक्षक प्रतिभाशाली छात्रों का उत्पादन करते हैं। विशेष रूप से मार्शल आर्ट में थोड़ा कष्ट उठाए बिना कोई कैसे सुधार कर सकता है? क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरी तलवारबाजी में पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है? दाओहुआ ने सिर हिलाया। यह सच है। वह मुस्कुराई और बोली, जियो येयांग, शायद मेरे गुरु सोचते हैं कि तुम एक होनहार मार्शल आर्ट संभावना हो और तुम्हें अपने शिष्य के रूप में लेना चाहते हो। जियो येयांग चौंका, एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह वास्तव में संभव है।
दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, अगर ऐसा है जियो येयांग, तो हमारा रिश्ता दोस्तों से लेकर साथी प्रशिक्षुओं तक और भी करीब हो जाएगा। भाई और बहन शब्द सुनकर जियो येयांग को एक बेवजह नाराजगी महसूस हुई और उसने कहा, कौन तुम्हारा भाई या बहन बनना चाहता है? क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं हूँ? दाओहुआ ने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ जियो येयांग को देखा। जियो येयांग चुप हो गया। यह बकवास है, ऐसी बातें मत करो। इतना कहने के बाद वह कोई रस्सी ढूंढने का बहाना करके जल्दी से चला गया। जियो येयांग को जल्दबाजी में जाते हुए देखकर दाओहुआ ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, हम इस आदमी को सोचना चाहिए कि वह शाही परिवार के सदस्य के रूप में एक मजिस्ट्रेट की बेटी को अपनी बहन कहने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी लोगों को अंदर से हेय दृष्टि से देखता है। उसके पीछे वांग मैनमैन कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। एक पल के बाद वह बोलने से खुद को नहीं रोक सकी, मिस, मुझे नहीं लगता कि लिटिल प्रिंस ऐसा है। दाओहुआ ने पलटकर कहा, तो फिर उसने अभी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? यह तिरस्कार नहीं तो क्या है? उसने हताशा में झूले की रेलिंग को लात मारते हुए अपनी बात पूरी की। टकराना। नई मरम्मत की गई रेलिंग सीधे जमीन पर गिर गई। जब जियो येयांग रस्सी लेकर लौटा तो उसने यह दृश्य देखा। यान यी, तुम क्या कर रहे हो? दाओहुआ को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। वह झट से मुस्कुराई, मैं सिर्फ यह जांच रही थी कि क्या यह मजबूत है। जियो येयांग गुस्से में था, मैंने अभी इसे ठीक किया है, स्टडी माई फुट। दाओहुआ ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, हम इसे फिर से ठीक कर सकते हैं, इसमें गुस्से की क्या बात है? ओह ठीक है। भाई जियाओलियू ने कहा कि मेरी संपत्ति तैयार है, मुझे नीचे जाकर इसकी जांच करनी चाहिए। आप इसे संभाल सकते हैं। इतना कहने के बाद वह वांग मनमन को साथ लेकर तेजी से निकल पड़ी। जियो येयांग ने गिरी हुई रेलिंग को देखा, खुद को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें ली और फिर इसे फिर से स्थापित करने के लिए इस्तीफा दे दिया। दे फू ने बगल से देखा और एक बार फिर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। केवल मिस यान ही ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगी। अगर यह कोई और होता तो बस प्रयास करें। दोपहर के भोजन के समय जियो येयांग ने भोजन कक्ष के प्रवेश द्वार पर चुपचाप गू जियान को घेर लिया। गू जियान ने भौहें चढ़ाईं, तुम क्या कर रहे हो? जियो येयांग ने गू जियान की ओर देखा, फिर रसोई में व्यस्त दाओहुआ की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, मास्टर गू, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में लेना चाहते हैं? गू जियान चौंका, तुम्हें यह किसने बताया? जियो येयांग, दाओहुआ ने यह कहा। इस डर से कि गू जियान हाँ कह सकता है, जियो येयांग ने जल्दी से अपना रुख स्पष्ट किया, मास्टर गू, मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता। बेशक, मैं आपके साथ एक गुरु के समान सम्मान के साथ व्यवहार करूंगा। वैसे भी, वह दाओहुआ के साथ भाई बहन जैसा कुछ भी नहीं बनना चाहता था। गू जियान ने अजीब भाव से जियो येयांग की ओर देखा और अवाक होकर कहा, कौन तुम्हें शिष्य के रूप में लेना चाहता है? अपनी चापलूसी मत करो। इसके साथ ही उसने जियो येयांग को धक्का दिया और डाइनिंग हॉल में चला गया। यह सुनकर जियो येयांग ने तुरंत राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल गई। मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ, क्या हुआ? आओ व्यंजन परोसने में मदद करें। ओह, तुरंत। अप्रैल के अंत में दाओहुआ की संपत्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, साथ ही फर्नीचर भी धीरे धीरे जोड़ा गया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल नजदीक आने के साथ मैडम ली ने लोगों को मैडम यान और दाओहुआ के स्थान पर भेजा और जियो येयांग को गवर्नर गुओ से एक पत्र भी मिला, जिसमें संकेत दिया गया था कि उनके भी जाने का समय हो गया है। दादी, मास्टर, मैं भविष्य में अक्सर आपसे मिलने आऊंगा, मुझे बहुत याद मत करो। मास्टर, पहाड़ पर पानी का उपयोग करना असुविधाजनक है, इसलिए मैंने पहले ही एस्टेट के लोगों को हर सुबह पानी लाने के लिए कहा है। साथ ही, अब आपको भोजन खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं नियमित रूप से आपके लिए ताजी सब्जियां और फल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। ताओहुआ मंदिर 1 महीने से अधिक समय से जीवंत था
और जैसे जैसे तीनों के प्रस्थान का समय नजदीक आया, दादी गु और गु जियान को वास्तव में थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। बूढ़े लोगों को अपनी भावनाओं पर मुस्कुराते हुए देखकर जियो येआन को दया की भावना महसूस हुई और उसने खुशी से कहा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं दादी और मास्टर गु से मिलने आऊंगा। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए दादी गु की आंखें चमक उठी। गु जियान ने उस पर तिरछी नजर डाली। कभी भी ऐसे वादे न करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। एक बार शब्द कहे जाने के बाद आपको उनका पालन करना चाहिए। केवल हम पर एहसान जताने के लिए बातें न कहें। बहन बातों को दिल से लगा लेती है, यदि यह लड़का नहीं आया तो वह निराश हो जाएगी। जियो येयांग ने तुरंत उन्हें आश्वासन दिया, मेरा वास्तव में कोई धोखा नहीं है। जियो येयांग की गंभीरता को देखकर दादी गु ने तुरंत शांत होकर कहा, दादी आप पर विश्वास करती हैं, मास्टर दाओहुआ पर ध्यान न दें, उनकी छाल उनके काटने से भी बदतर है। गु जियान ने एक बार हंसी की और फिर कुछ नहीं कहा। विदाई के बाद मास्टर दाओहुआ और अन्य दो पहाड़ से नीचे उतरने के लिए तैयार हुए। नीचे उतरने से पहले इस तथ्य से चिंतित कि केवल दादी गु और गुरु ही पहाड़ पर रहेंगे, दाओहुआ ने फिर से कहा, गुरु, क्या मुझे किसी के ऊपर आने और आपकी देखभाल करने की व्यवस्था करनी चाहिए? गु जियान ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मैं अभी भी घूम सकता हूँ। दाओहुआ ने फिर ग्रानी गु की ओर देखा। दादी गु भी मुस्कुराई और सिर हिलाया, अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपकी मदद मांगेंगे। असहाय दाओहुआ को दोनों की बात माननी पड़ी। दादी, मास्टर, यदि आप कभी भी पहाड़ पर रहने से थक जाएं, तो मेरे घर में आने के लिए आपका स्वागत है। मैंने आपके कमरे पहले ही तैयार कर दिए हैं। अब ठीक है, तुम जा रहे हो या नहीं? तुम्हारी अंतहीन बकबक बहुत ज्यादा है। अधीर, गु जियान ने दाओहुआ की ओर तिरस्कार पूर्वक अपना हाथ लहराया, जाओ, अगर तुम बहुत देर से लौटोगे तो तुम रात के खाने का समय भी नहीं पकड़ पाओगे। बड़ी बहन, फिर हम चलेंगे। मैडम यान मुस्कुराई, ग्रैनी गु की ओर सिर हिलाया और फिर अपनी पोती और जियो येयांग को पहाड़ से नीचे ले गईं। जैसे ही दाओहुआ और जियो येयांग नाव पर चढ़े, उन्होंने पीछे मुड़कर ताओहुआ पर्वत की ओर देखा, जहां वे अभी भी दादी गु और गु जियान को मंडप में खड़े हुए उन्हें देख सकते थे। यह देखकर मैडम यान ने आह भरी। ग्रानी गु और मास्टर गु दयनीय हैं, इतनी वृद्धावस्था में उनके साथ एक भी बच्चा नहीं है। यह वास्तव में एक कड़वी सोच है। आप सभी को भविष्य में अक्सर उनसे मिलना होगा। दाओहुआ ने सिर हिलाया, बेशक। मैडम यान के पास जाते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया, दादी, आइए हम थोड़े समय के लिए यहाँ बार बार आएं। मैडम यान ने अपनी पोती को चिढ़ाते हुए देखा, क्या तुम हमेशा से यही सोचती रही हो? तुम्हें बचपन से ही घूमना पसंद रहा है और ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा भी नहीं बदली हो, है ना? दाओहुआ ने अपने कंधे उचकाए, यह गुण जन्मजात है, मुझे डर है कि मैं इसे बदल नहीं सकता। मैडम यान ने झुंझलाते हुए कहा, अब जब तक तुम घर पर हो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्या होगा? यह सुनकर जियो येयांग ने जल्दी से उसकी ओर देखा, अपने पंखे पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। दाओहुआ ने चिल्लाते हुए कहा, तब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मुझे पसंद करेगा। अगर वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैडम यान ने दाओहुआ की ओर घूर कर देखा, क्या बकवास है। जियो येयांग को पास देखकर और अधिक कहने से अनिच्छुक होकर उसने अपना सिर हिलाया और केबिन में प्रवेश किया। एक बार जब बड़ी महिला चली गई तो जियो येयांग ने दाओहुआ से संपर्क किया और पूछा, क्या आपके परिवार ने आपकी शादी की संभावनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया है? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मैं केवल 12 साल का हूँ, अभी भी बहुत छोटा हूँ। शादी की क्या बातचीत हो सकती है? मेरे ऊपर के बड़े भाइयों की अभी तक सगाई भी नहीं हुई है, अभी बहुत समय है। यह सुनकर जियो येयांग की अभिव्यक्ति शांत हो गई। दाओहुआ को एक छोटे बच्चे की तरह अभिनय करते हुए देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, अब इतना छोटा नहीं रहा, इस साल तुम 13 साल के हो जाओगे। 13 साल की उम्र में कुछ बड़े परिवारों में वे पहले से ही शादी की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। दाओहुआ ने तुरंत कहा, 13 भी बहुत छोटी है, ठीक है।
मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे कुछ और वर्षों तक अपने साथ रखना चाहती है, मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। रुकते हुए, वो जियो येयान की ओर देखने लगी। आप 16 साल के होने वाले हैं, है ना? जियो येयांग ने सिर हिलाया, सही है। दाओहुआ ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके परिवार ने आपकी शादी की संभावनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया है? जियो येयांग का मुंह थोड़ा सा हिल गया और उसने भौं उठाई, आप क्यों पूछ रहे हैं? दाओहुआ, बस स्थिति का पता लगा रही हूँ। जियो येयांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, आपको मेरी स्थिति के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के मन में उसके बारे में विचार हों? दाओहुआ, इसलिए मुझे पता है कि आप बीजिंग कब लौट रहे हैं, और मैं आपको विदा कर सकती हूँ। जियो येयांग की मुस्कान कड़ी हो गई, और उसने खुद को जोर से पनखा करते हुए दूर जाने से पहले दाओहुआ की ओर देखा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर दाओहुआ के पास शब्द नहीं थे, और उसने आगे कहा, यदि आपकी सगाई हुई है, तो आपको मुझे बताना होगा, ताकि मैं आपके लिए एक उपहार तैयार कर सकूं। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा और दांत पीसते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने अपना पंखा हिलाया और केबिन में भी चले गए। क्या बात है, क्या आप उपहार पाकर नाखुश है?